भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। आधुनिक भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास की शुरुआत भारत में यूरोपीय लोगों के आगमन से माना जाता है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 16वीं सदी में पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा किया गया। गोवा के पादरियों ने 1557 में भारत पहली पुस्तक छापी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 ईस्वी में बम्बई में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। 1766 में कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारी विलियम बोल्ट्स ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नीतियों के विरुद्ध अपने द्वारा निकाले गए समाचार पत्र में लिखा, लेकिन शीघ्र ही इन्हें वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा 1780 में प्रकाशित द बंगाल गैजेट को भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। भारत में स्वतंत्र तथा तटस्थ पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रथम प्रयास हिक्की तथा बर्गिंघम ने कलकत्ता जनरल के प्रकाशन से किया। 18वीं शताब्दी में निकलने वाले प्रमुख अखबार इस प्रकार थे: कलकत्ता कैरियर, एशियाटिक मिरर, ओरिएंटल स्टार, बॉम्बे गजट, हेराल्ड एवं मद्रास गजट आदि। उपयुक्त अखबार एक दूसरे के पूरक थे। इनमें आपसी प्रतिस्पर्धा का अभाव था, क्योंकि ये सप्ताह के अलग अलग दिन निकलते थे। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र 1816 में प्रकाशित बंगाल गजट था। इसका प्रकाशन गंगाधर भट्टाचार्य ने किया। 1818 अप्रैल में मार्शमैन द्वारा बंगाली भाषा में दिग्दर्शन नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। जेम्स सिल्क बर्किंघम का पत्रकारिता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने स्वतंत्र तथा तटस्थ पत्रकारिता को जन्म देकर पत्रकारों को पत्रकारिता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। बर्किंघम ने ही प्रेस को जनता का प्रतिबिंब बनाया। प्रेस का आधुनिक रूप उन्हीं की देन है, तो बर्किंघम का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। इन्होंने संवाद कौमुदी 1821 में, मीरात उल अखबार 1822 में फारसी का प्रकाशन कर भारत में प्रगतिशील राष्ट्रीय प्रवृत्ति के समाचार पत्रों का शुभारंभ किया। भारत में अंग्रेजों द्वारा संपादित समाचार पत्रों में प्रमुख इस प्रकार थे: टाइम्स ऑफ इंडिया 1861, स्टेट्समैन 1870, फ्रेंड ऑफ इंडिया, मद्रास मेल, पायनियर इलाहाबाद, सिलिव एंड मिलिट्री गजट। सिविल होगा क्या? सिलिव क्या होता है? सिविल एंड मिलिट्री गजट 1876, लाहौर, इंग्लिशमैन आदि। इन एंग्लो इंडियन अखबारों में इंग्लिशमैन सर्वाधिक रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी और स्टेट्समैन सर्वाधिक उदारवादी दृष्टिकोण वाले समाचार पत्र थे। पायनियर सरकार समर्थक अखबार था। जो पायनियर नाम का अखबार था वो सरकार समर्थक समाचार पत्र था। प्रख्यात समाज सुधारक राष्ट्रवादी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। प्रख्यात समाज सुधारक राष्ट्रवादी ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 1858 में बंगाली भाषा में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया। सोम प्रकाश एकमात्र समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण वाले इस अखबार पत्र का पत्रकारिता के क्षेत्र में ऊंचा स्थान था। हिंदू पैट्रियाट के संपादक पत्रकारिता के राजकुमार कृष्णो दास पाल थे। 1868 में कलकत्ता से बांग्ला भाषा में मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। लिटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यह अमृत बाजार समाचार पत्र अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित हो गया। बम्बई से बाल गंगाधर तिलक द्वारा अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी का प्रकाशन किया गया। प्रारंभ में केसरी के संपादक आगरकर तथा मराठा के संपादक केलकर ने किया। तो इन्हें स्टार्टिंग में संपादक जो था वो आगरकर ने किया, केसरी ने संपादक आगरकर तथा मराठा का संपादन केलकर ने किया। 1826 में कानपुर से जुगल किशोर द्वारा हिंदी में प्रकाशित उदंड मार्तंड भारत का पहला हिंदी का समाचार पत्र है। तो हिंदी का समाचार पहला पत्र कौन सा है? जुगल किशोर द्वारा हिंदी में प्रकाशित उदंड मार्तंड। डेट भी याद रखनी है, 1826। 1913 में गदर का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से किया गया। इसका प्रकाशन अंग्रेजी और पंजाबी में प्रारंभ हुआ। अनियमित रूप से गदर हिंदी, मराठी, गुजराती और
पश्तो केवल 1 अंक में भी प्रकाशित हुआ। प्रेस के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध। 1799 में लॉर्ड वेलेजली ने प्रेस नियंत्रण अधिनियम द्वारा सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाते हुए संपादक, मुद्रण तथा मालिक का नाम अखबार पर देना अनिवार्य कर दिया। लॉर्ड हेस्टिंग ने 1818 में इस अधिनियम को समाप्त कर दिया। 1823 में कार्यवाहक गवर्नर जनरल एडम्स ने अनुज्ञप्ति नियम यानी लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 बनाकर मुद्रण तथा प्रकाशन की मुद्रणालय स्थापित करने से पूर्व लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया। अनुज्ञप्ति नियम यानी कि लाइसेंसिंग नियम द्वारा राजा राम मोहन राय का मीरात उल अखबार प्रतिबंधित कर दिया गया था। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक का दृष्टिकोण भारतीय समाचार पत्रों के प्रति उदार था। बेंटिंक के बाद बने कार्यवाहक अध्यक्ष चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। मेटकॉफ ने 1923 के एक्ट को समाप्त कर 1935 में लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम लागू करवाया। लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस अधिनियम लागू करवाया, जिसके अंतर्गत मुद्रणकों और प्रकाशकों को केवल प्रकाशन के स्थान की सूचना देना होता था। 1857 के विद्रोह के बाद लाइसेंसिंग एक्ट 1857 पुनः लागू कर दिया गया। 1867 में पंजीकरण अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम द्वारा प्रत्येक पुस्तक तथा समाचार पत्र पर मुद्रक, प्रकाशक और मुद्रण स्थल का नाम देना अनिवार्य कर दिया गया। समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए बनाए गए अधिनियम में 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सबसे अधिक खतरनाक था। देसी भाषा के समाचार पत्रों की स्वाधीनता पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक बहुत बड़ा आघात था। इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार मिला था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों को की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। तो कानून का विरोध करने वाले जितने भी मुद्रणालय यानी पब्लिशर्स थे, उनकी जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। वायसराय कर्जन द्वारा 1908 में न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा उन मुद्रणालयों तथा उनकी संपत्ति को जब्त करने की व्यवस्था थी जिनके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों से हिंसा अथवा हत्या को बढ़ावा मिलता था। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि प्रकाशक से कम 500 रुपये तथा अधिक से अधिक 2000 रुपये पंजीकरण जमानत लेने का स्थानीय सरकार को अधिकार था। समाचार पत्र संबंधी कानूनों की समीक्षा के उद्देश्य से 1921 में प्रेस कमेटी की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष सर तेज बहादुर शपरू थे। प्रेस कमेटी की सिफारिश पर 1908 और 1910 के अधिनियमों को समाप्त कर दिया गया। 1931 में इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट द्वारा 1910 के प्रेस संबंधी नियम पुनः लागू कर दिए गए। 1932 में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ, जो 1931 के एक्ट का ही एक विस्तारित रूप था। 1947 में प्रेस इंक्वायरी कमेटी की स्थापना का उद्देश्य समाचार पत्रों से संबंधित कानून की समीक्षा कर सुझाव पेश करना था। लॉर्ड वेलेजली, मिंटो, लॉर्ड एडम, कैनिंग, लिटन आदि को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का विरोधी माना जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग, बेंटिंक, मेटकॉफ, मैकाले तथा रिपन को भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थक माना जाता है। भारत से प्रकाशित समाचार पत्र एक नज़र में। समाचार पत्र दिया हुआ है संस्थापक या संपादक, वर्ष, स्थान और भाषा। समाचार पत्र है टाइम्स ऑफ इंडिया, संस्थापक थे रॉबर्ट नाइट, वर्ष है 1861, स्थान बम्बई, भाषा अंग्रेजी। स्टेट्समैन जो न्यूज़पेपर है, संपादक रॉबर्ट नाइट, 1878, कलकत्ता, अंग्रेजी भाषा में। इंग्लिशमैन नेक्स्ट न्यूज़पेपर है इंग्लिशमैन, रॉबर्ट नाइट का था, इसका डेट नहीं पता है, कलकत्ता से और अंग्रेजी में। मद्रास मेल, रॉबर्ट नाइट का, डेट नहीं पता, मद्रास, अंग्रेजी में। पायनियर के भी रॉबर्ट नाइट थे, 1876, इलाहाबाद से, अंग्रेजी में। सिविल एंड मिलिट्री गजट, ये भी रॉबर्ट नाइट की है, 1876, लाहौर, अंग्रेजी में। तो टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, इंग्लिशमैन, मद्रास मेल, पायनियर
और सिविल एंड मिलिट्री गजट सेम संस्थापक हैं रॉबर्ट्स नाइट। उसके बाद इस सारी की सारी जितनी भी हैं रॉबर्ट्स नाइट की जितने भी न्यूज़पेपर हैं ये सब इंग्लिश में छपते थे, बस जगह अलग अलग है। उसके बाद है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष की है। डेट है इसकी 1868 और 1878, कलकत्ता, बंगला और अंग्रेजी में। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर की 1859 में कलकत्ता में, बंगला में थी। बंगवासी जोगिंदर नाथ बोस की 1881 में कलकत्ता में, बंगला में थी। हिंदू वीर राघवाचारी, हिंदू जो पत्रिका थी वो वीर राघवाचारी की थी, 1878 मद्रास में, अंग्रेजी में। केसरी और मराठा तिलक की प्रारंभ में आगरकर के सहयोग से 1881 में बम्बई में, मराठी और अंग्रेजी में थी। हिंदू रानाडे की एक हिंदू थी, वीर राघवाचारी की एक हिंदू थी, रानाडे की 1878, 1881 मद्रास में स्थान था और अंग्रेजी में छपती थी। नेटिव ओपिनियन BN मांडली की थी, 1864, बम्बई, अंग्रेजी में। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी की, बहुत पूछा जाता है बंगाली के बारे में। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी की 1879 में कलकत्ता में, अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। भारत मित्र, ये भी पूछा जाता है, बाल मुकुंद गुप्त की, डेट इसमें नहीं पता है, कलकत्ता में, हिंदी में आती थी। हिंदुस्तान होगा, मदन मोहन मालवीय और प्रताप नारायण मिश्र की, मदन मोहन मालवीय और प्रताप नारायण मिश्र की। और कालाकांकर, उत्तर प्रदेश में एक जगह है कालाकांकर, वहाँ से हिंदी में। बम्बई दर्पण बाल शास्त्री की, 1832, बम्बई, मराठी में। उसके बाद है बस स्टैंडर्ड और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की 1914 में, अंग्रेजी में आती थी। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरीशचंद्र की 1867 में, उत्तर प्रदेश, हिंदी में। हरीशचंद्र मैगजीन भारतेंदु हरीशचंद्र की 1872 में प्रकाशित होती थी और उत्तर प्रदेश में, हिंदी में आती थी। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड सच्चिदानंद सिन्हा की थी, 1899 में, अंग्रेजी में आती थी। ज्ञान प्रदायिनी जो थी नवीन चंद्र राय की 1866 में, हिंदी में आती थी। उसके बाद हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की थी, 1877 में प्रकाशित हुई, उत्तर प्रदेश में, हिंदी में आती थी। हिंदी प्रदीप हो गया। उसके बाद है इंडियन जो रिव्यू है वो GA नटेशन, इंडियन रिव्यू GA नटेशन, मद्रास और अंग्रेजी में होती थी। मॉडर्न रिव्यू रामानंद चटर्जी की, कलकत्ता, अंग्रेजी में। यंग इंडिया महात्मा गांधी की 8 अक्टूबर 1919, अहमदाबाद में, अंग्रेजी में। नवजीवन महात्मा गांधी की 7 अक्टूबर 1919, अहमदाबाद, हिंदी और गुजराती में। हरिजन महात्मा गांधी की 11 फरवरी 1933, पूना, हिंदी और गुजराती में। इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू की 1919 में, अंग्रेजी में आती थी। आज शिव प्रसाद गुप्त की, हिंदी में आती थी। हिंदुस्तान टाइम्स KM पनिक्कर की 1920 में, दिल्ली में, अंग्रेजी में आती थी। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू की 1938 में, दिल्ली में, अंग्रेजी में आती थी। उदंत मार्तंड जुगल किशोर की 1826, कानपुर में, हिंदी में प्रथम न्यूज़पेपर था हिंदी का। द ट्रिब्यून सर दयाल सिंह मजीठिया, द ट्रिब्यून 1877, चंडीगढ़, अंग्रेजी में। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 1912, कलकत्ता में, उर्दू में आती थी। अल हिलाल अल बिलाग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, ये दोनों, अल हिलाल और अल बिलाग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 1913 में, कलकत्ता में, उर्दू में आती थी। कामरेड मोहम्मद अली जिन्ना की, अंग्रेजी में आती थी। हमदर्द मोहम्मद अली जिन्ना की, उर्दू में आती थी। प्रताप पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी होगा, ये मणिश लिखा हुआ है।
प्रताप जो पत्र था वो गणेश शंकर विद्यार्थी का 1910 में कानपुर हिंदी। गदर गदर पार्टी की 1913-14 में सैन फ्रांसिस्को अंग्रेजी में पंजाबी में आती थी। हिंदू पैट्रियार्ट हरीश चंद्र मुखर्जी की 1955 में अंग्रेजी में आती थी। समाचार एजेंसी और स्थापना वर्ष, राइटर नाम का जो समाचार एजेंसी थी वो 1880 में स्थापित हुई। एपीआई एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया 1905। फ्री प्रेस न्यूज सर्विस 1927। यूपीआई यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया भी इसको कहते थे। नेक्स्ट चैप्टर है 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण। 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण। पुनर्जागरण के बिना कोई भी धर्म सुधार संभव नहीं। पुनर्जागरण के बिना कोई भी धर्म सुधार संभव नहीं। किसने कहा? हीगल ने। 19वीं सदी में अंग्रेजी हुकूमत का जो प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ा वह उनके पूर्व के प्रभावों से भिन्न था। जहां भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशियों ने कई बार भारत को पराजित किया और यहाँ पर शासन किया, वे भारतीय सभ्यता, संस्कृति और धर्म को स्वीकार किया तथा यहाँ के समाज के अभिन्न हिस्से बन गए। वहीं अंग्रेज आक्रांता अपनी सभ्यता और संस्कृति को भारतीयों पर थोपने में कामयाब हुए। 18वीं शताब्दी के यूरोप में जागरण के युग की शुरुआत हुई। तर्कवाद तथा अन्वेषण की भावना ने तत्कालीन यूरोपीय समाज को प्रगति का पथ दिखाया, जिस पर चलकर यूरोप है वो सभ्यता का अग्रणी महाद्वीप बन गया। दूसरी ओर भारत अपने अंधविश्वास तथा कुरीतियों के कारण एक निश्चल, निष्प्राण तथा गिरते हुए समाज का चित्र प्रस्तुत कर रहा था। इसी समय बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कुछ ऐसे बंगाली युवक का पदार्पण हुआ जिन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति में विद्यमान बुराइयों और अंधविश्वास के प्रति घृणा का प्रदर्शन किया। बंगाली बुद्धिजीवियों में राजा राम मोहन राय और उनके अनुयायी ऐसे पहले बुद्धिवादी थे जिन्होंने पाश्चात्य संस्कृति का अध्ययन करते हुए उसके बुद्धिवादी एवं प्रजातांत्रिक सिद्धांतों, धारणाओं और भावनाओं को आत्मसात किया। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में इस बुद्धिजीवी वर्ग की निर्णायक भूमिका रही। इसने भारतीय समाज को पर्याप्त सीमा तक आधुनिक राष्ट्र के रूप में विकसित किया। प्रगतिशील बुद्धिजीवियों को ही भारत में राष्ट्रीय चेतना के पथ प्रदर्शक तथा आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। कारण 19वीं सदी में भारत में सामाजिक तथा सांस्कृतिक जागरण के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे, जिनमें प्रथम कारण भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना थी। अंग्रेजी शासन की स्थापना ने भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। परिणाम स्वरूप बौद्धिक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी। सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुधार हेतु जिम्मेदार दूसरा कारण था प्राच्यवादियों द्वारा भारत के अतीत को वैभवशाली बताना। प्राच्यवादियों में प्रमुख थे सर विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विल्सन तथा मैक्स मूलर। उत्कृष्ट रचनात्मक साहित्य ने भी भारत के सुधार आंदोलन के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चौथा कारण ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा यह दुष्प्रचार था, जिनकी मान्यता थी कि भारत में ईसाई धर्म के प्रचार से ब्रिटिश साम्राज्य के हितों का संवर्धन होगा। राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज। तो राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त मध्ययुगीन बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। राजा राम मोहन राय वस्तुतः प्रजातंत्रवादी और मानवतावादी थे। उनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का जन्म हुआ। उन्हें अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत के पिता का सम्मान प्राप्त है। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले में स्थित राधानगर में हुआ। इनके पिता तत्कालीन बंगाल के नवाब के यहाँ नौकरी में थे, वहीं से उन्हें राया की उपाधि मिली थी। राजा राम मोहन राय कई भाषाओं के ज्ञाता थे, जिनमें प्रमुख थी अरबी, फारसी, संस्कृत जैसी प्राच्य भाषाएं तथा अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी और हिब्रू जैसी पाश्चात्य भाषाएं। पटना तथा वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने के बाद राजा राम मोहन राय ने 1803 से 1814 ईस्वी तक कंपनी में नौकरी की। राजा राम मोहन राय अपने धार्मिक, दार्शनिक और सामाजिक दृष्टिकोण में इस्लाम के एकेश्वरवाद, सूफी मत के रहस्यवाद, ईसाई धर्म की आचार शास्त्रीय नीतिपरक शिक्षा और पश्चिम के आधुनिक देशों के उदारवादी बुद्धिवादी सिद्धांतों से काफ़ी प्रभावित थे। सामाजिक क्षेत्र में राजा राम मोहन राय हिंदू समाज की कुरीतियों, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, वैश्यागमन
जातिवाद आदि के घोर विरोधी थे। विधवा पुनर्विवाह का भी इन्होंने समर्थन किया। धार्मिक क्षेत्र में इन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना करते हुए अपने पक्ष को वेदोक्तियों के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास किया। इनका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को वेदांत के सत्य का दर्शन कराना था। 1809 में राजा राममोहन राय की फारसी भाषा की पुस्तक तुहफात उल मुवाहिदीन एकेश्वरवादियों को उपहार का प्रकाशन हुआ। 1815 में हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया, जिसमें द्वारिका नाथ ठाकुर भी शामिल थे। 1811 में राजा राममोहन राय के जीवन होगा, यहाँ जवान लिखा हुआ है, छुप गया। 1811 में राजा राममोहन राय के जीवन में उस समय संक्रमण का दौर आया जब उनके बड़े भाई की पति की मृत्यु के बाद सती हो गई। 1818 में राय ने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया। 1829 में भारत के गवर्नर जनरल बेंटिंक द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए लाए गए कानून को लागू करवाने में राममोहन राय ने सरकार की मदद की। 1820 में राजा राममोहन राय की पुस्तक ईसा की नीति वचन शांति और खुशहाली परसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस का प्रकाशन हुआ। इसमें ईसाई धर्म की सहजता और नैतिकता के बारे में राय के दृढ़ विश्वास का दर्शन होता है। 1822 में राय की एक और पुस्तक हिंदू उत्तराधिकार नियम का प्रकाशन हुआ। 1821 में राय अपने विचार प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा चांद का प्रकाशन किया। संवाद कौमुदी शायद भारतीयों द्वारा संपादित, प्रकाशित एवं संचालित प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। फारसी भाषा में राय ने मीरातुल अखबार का भी प्रकाशन किया। 1825 में राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना करवाई। 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध, अवतारवाद का खंडन आदि। ब्रह्म समाज की शुष्क बौद्धिकता, जिसमें भावनाओं का अभाव था, उच्च वर्ग के शिक्षितों को ही आकर्षित करने की क्षमता रखती थी। मध्यवर्गीय लोगों पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। राजा राममोहन राय मानवतावादी थे। उनकी विश्व बंधुत्व में घोर आस्था थी। ये जीवन की स्वतंत्रता तथा संपत्ति ग्रहण करने के प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक थे। भारत की स्वतंत्रता के बारे में उनका मत था कि भारत को तुरंत स्वतंत्र न कर प्रशासन में हिस्सेदारी देनी चाहिए। एक तरह से वह ब्रिटिश शासन के समर्थक थे। वे सरकार से आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा पर ध्यान देने का अनुरोध किया। शिक्षा की पाश्चात्य प्रणाली के बारे में राय ने कहा कि इससे देश कूपमंडूक बना रहेगा। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में राय ने डेविड हेयर का सहयोग किया। राजा राममोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। इन्होंने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का समर्थन किया। 1850 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। तो ये पूछा जाता है कि जो राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, तो 1850 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी और अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा। राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह को मिलने वाली पेंशन की मात्रा को बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। यहीं पर ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राय की मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राममोहन राय को युगदूत की उपाधि से सम्मानित किया। ये भी पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने राजा राममोहन राय को युगदूत की उपाधि से सम्मानित किया था। राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की गतिविधियों का संचालन कुछ समय तक महर्षि द्वारिका नाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्यावागीश के हाथों में रहा। महर्षि द्वारिका नाथ के बाद उनके पुत्र देवेंद्र नाथ टैगोर 1817 से 1905 के नेतृत्व में ब्रह्म समाज की गतिविधियां जारी रहीं। ब्रह्म समाज में शामिल होने से पहले देवेंद्र नाथ ने कलकत्ता के जोरा सांकी में
तत्वरंजनी सभा की स्थापना की थी। कालांतर में तत्वरंजनी ही तत्वबोधिनी सभा के रूप में अस्तित्व में आई। तत्वबोधिनी सभा के प्रमुख कार्यों में धर्म की खोज को प्रोत्साहित करना तथा उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना शामिल था। 1840 में स्थापित तत्वबोधिनी स्कूल में विद्वान अक्षय कुमार को अध्यापक नियुक्त किया गया। इस स्कूल के अन्य सदस्यों में शामिल थे राजेंद्र लाल मित्र, पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ताराचंद्र चक्रवर्ती तथा प्यारे चंद्र मित्र आदि। देवेंद्रनाथ ने 21 दिसंबर 1843 को ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की और राजा राम मोहन राय के विचारों और धार्मिक लक्ष्य का पूरे उत्साह से प्रचार प्रसार किया। ईसाई धर्म प्रचारक अलेक्जेंडर डफ द्वारा भारतीय संस्कृति पर किए जा रहे प्रहार का भी टैगोर ने प्रबल विरोध किया। टैगोर ने ब्रह्म धर्म नामक धार्मिक पुस्तिका का संकलन तथा पूजा के ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मोपासना की शुरुआत करवाई। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1857 के केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता प्रदान करते हुए समाज का आचार्य नियुक्त किया। आचार्य जो केशव चंद्र थे ब्रह्म समाज के पूर्णकालिक सदस्य बने। इनके उदारवादी विचारों ने ब्रह्म समाज की लोकप्रियता और बढ़ा दिया। देखते देखते समाज की शाखाओं का विस्तार बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में हुआ। कालांतर में आचार्य केशव चंद्र के उदारवादी विचारों के कारण ही समाज में फूट पड़ गई। 1865 में टैगोर ने केशव को ब्रह्म समाज के आचार्य पद से मुक्त कर दिया। ब्रह्म समाज में प्रथम विभाजन से पूर्व आचार्य केशव ने संगत सभा की स्थापना आध्यात्मिक तथा सामाजिक समस्याओं पर विचार के लिए किया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जब ब्रह्म समाज से प्रथम विभाजन से पूर्व आचार्य जो केशव चंद्र थे वो किस सभा से जुड़े हुए थे, तो संगत सभा की स्थापना की थी और आध्यात्मिक तथा सामाजिक समस्याओं पर विचार के लिए उन्हें संगत सभा की स्थापना की थी। 1861 में केशव ने इंडियन मिरर नामक अंग्रेजी के प्रथम भारतीय दैनिक का संपादन किया। आचार्य केशव के प्रयत्नों से ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय आंदोलन का स्वरूप प्राप्त हुआ। आचार्य केशव के प्रयासों से ही मद्रास में वेद समाज और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। 1865 में ब्रह्म समाज में पहला विभाजन हुआ। विभाजित समाज के देवेंद्रनाथ वाले समूह ने अपने को आदि ब्रह्म समाज कहा। आदि ब्रह्म समाज का नारा था कि ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है। आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने को भारतवर्षीय ब्रह्म समाज का नाम दिया। 1872 में आचार्य केशव ने सरकार को ब्रह्म विवाह अधिनियम को कानूनी दर्जा दिलवाने हेतु तैयार कर लिया। आचार्य सेन ने पश्चिमी शिक्षा के प्रसार, स्त्रियों के उद्धार, स्त्री शिक्षा आदि सामाजिक कार्यों के लिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। ब्रह्म समाज में दूसरा विभाजन 1873 में आचार्य केशव चंद्र सेन के कारण हुआ। आचार्य केशव ने ब्रह्म विवाह अधिनियम 1872 का उल्लंघन करते हुए अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से कर दिया। 1878 में जो ब्रह्म समाज के द्वितीय विघटन का कारण बना। 1878 में ब्रह्म समाज से अलग हुए गुट ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिनका उद्देश्य था जाति प्रथा, मूर्ति पूजा का विरोध, नारी मुक्ति का समर्थन आदि। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस द्वारा बनाए गए ढांचे और सिद्धांत पर हुआ था। साधारण ब्रह्म समाज के अग्रणी सदस्यों में शामिल थे शिवनाथ शास्त्री, विपिन चंद्रपाल, द्वारिका नाथ गांगुली और आनंद मोहन बोस। जन सामान्य के कल्याण, नारी शिक्षा, अकाल राहत कोष, अनाथालयों आदि की स्थापना की दिशा में साधारण ब्रह्म समाज प्रयासरत था। जनसाधारण को शिक्षित करने हेतु साधारण ब्रह्म समाज ने तत्व कौमुदी, संजीवनी, नव्य भारत, ब्रह्म जनमत, इंडियन मैसेंजर, मॉडर्न रिव्यू जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। आचार्य केशव चंद्र की महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। जी.आर. भंडारकर भी इस समाज के अग्रणी नेताओं में से थे। महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। 1871 में रानाडे ने सार्वजनिक समाज की स्थापना की। इन्हें अपनी प्रचंड मेधा शक्ति के कारण महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। तो रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता था।
सार्वजनिक समाज की इन्होंने स्थापना की। रानाडे ने स्त्रियों की परतंत्रता, बाल विवाह, विधवा विवाह का निषेध, जातिगत संकीर्णता के आधार पर सजाति विवाह, स्त्रियों की अशिक्षा और उपेक्षा, विदेश यात्रा का निषेध आदि का विरोध किया। महादेव गोविंद रानाडे ने शुद्धि आंदोलन को प्रारंभ किया, जिसे अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हुआ। रानाडे ने आस्तिक की धर्म में आस्था रानाडे ने एक आस्तिक की धर्म में आस्था नामक 39 अनुच्छेदों वाली पुस्तक लिखी। रानाडे के सामाजिक सुधार कार्यों में विष्णु शास्त्री तथा धोंदो केशव कर्वे ने सहयोग प्रदान किया। कर्वे के सहयोग से रानाडे ने 1867 में विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। भारतीयों में शिक्षा के प्रसार और अज्ञानता के विनाश के उद्देश्य से रानाडे ने 1884 में ढक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इसके बारे में पूछा जाता है, ढक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की है? तो गोविंद रानाडे ने की है। कब की है? 1884 में। किस लिए की थी? तो भारतीयों में शिक्षा के प्रसार और अज्ञानता के विनाश के लिए। इसी सोसाइटी को कालांतर में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम दिया जाता है। पूना फर्ग्यूसन कॉलेज आज भी बहुत फेमस है, यहीं से कोरिया का लाला पढ़ा है। ढक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्यों में तिलक, गोखले और आगरकर शामिल थे। वेद समाज, नेक्स्ट है वेद समाज। केशव चंद्र सेन की मद्रास यात्रा के समय एक तरुण युवक के श्रीधरलू नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। तो किसने की? के श्रीधरलू नायडू ने मद्रास में वेद समाज की स्थापना की। 1871 में वेद समाज दक्षिण के ब्रह्म समाज के रूप में अस्तित्व में आया। आर्य समाज और दयानंद सरस्वती। आर्य समाज और दयानंद सरस्वती। आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। कुछ वर्ष पश्चात आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। वेदों तथा भारतीय दर्शन के अध्ययन के बाद स्वामी दयानंद ने कहा कि आर्य श्रेष्ठ जन थे। वेद ईश्वरीय ज्ञान तथा भारत भूमि विशिष्ट भूमि है। आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य था वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना, भारत को सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना तथा भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को रोकना। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। 1824 में मूल शंकर का जन्म गुजरात के मोरवी नामक स्थान पर हुआ। 16 वर्ष की अवस्था में बहन की मृत्यु के बाद मूल शंकर में अचानक वैराग्य ने जन्म लिया। 21 वर्ष की अवस्था में मूल शंकर ने गृह त्याग कर घुमक्कड़ों का जीवन स्वीकार किया। 24 वर्ष की अवस्था में मूल शंकर दंडी स्वामी पूर्णानंद से मिले। इन्हीं से संन्यास की दीक्षा लेकर मूल शंकर ने दंड धारण किया। तो दंडी स्वामी से मिलने के बाद ही इन्होंने दंड धारण किया। दंडी स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा। 1861 में दयानंद मथुरा में विरजानंद स्वामी से मिले। इन्हीं से दयानंद को वेदों का दार्शनिक व्याख्या का परिचय मिला। 1861 में दयानंद मथुरा में विरजानंद स्वामी से मिले। इन्हीं से दयानंद को वेदों की दार्शनिक व्याख्या का परिचय मिला। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा देते हुए वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद, जिन पर भारत का पुरातन समाज टिका था, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत तथा देवीय है। स्वामी दयानंद ने पुराणों जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया तथा कहा कि पुराण ही हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा जैसी कुरीतियां तथा अन्य अंधविश्वासों के लिए उत्तरदायी हैं। स्वामी दयानंद ऐसे पहले हिंदू सुधारक थे जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की रणनीति अपनाई और हिंदू विश्वास की रक्षा करते हुए ईसाइयों और मुसलमानों को उनके ही दोषों के आधार पर चुनौती दी। समाज सुधार की दिशा में स्वामी जी ने चातुर्वर्ण व्यवस्था को जन्म के बदले कर्म के आधार पर समर्थन किया। सामाजिक तथा शैक्षणिक मामलों में स्त्री पुरुषों के समान अधिकारों की स्वामी जी ने वकालत की। आर्य समाजियों ने छुआछूत, जाति भेद, बाल विवाह का विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह तथा अंतर जाति विवाह का समर्थन किया था। इन लोगों ने भी
छुआछूत, जाति भेद, बाल विवाह का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह और अंतर जाति विवाह का समर्थन किया। आर्य समाज द्वारा चलाया गया शुद्धि आंदोलन पर्याप्त विवादास्पद रहा। इसके अंतर्गत हिंदू धर्म का परित्याग कर अन्य धर्म अपनाने वाले लोगों के लिए पुनः धर्म में वापसी के द्वार खोल दिए गए। आर्य समाज का दूसरा विवादास्पद कार्यक्रम गौ रक्षा आंदोलन था। 1822 में आर्य समाज ने गायों की रक्षा हेतु गौ रक्षणी सभा की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे प्रथम सुधारक थे जिन्होंने शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञोपवीत धारण करने के पक्ष में आंदोलन किया। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है। आर्य समाज के संदेश का प्रचार प्रसार करने का उद्देश्य पंजाब में अधिक सफल रहा। आर्य समाज को उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में कुछ सीमा तक सफलता मिली। स्वामी दयानंद द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार है। सत्यार्थ प्रकाश 1874 में लिखी थी संस्कृत में। पाखंड खंडन 1866 में। वेद भाष्य भूमिका 1876 में। ऋग्वेद भाष्य 1877 में। उसके बाद है अद्वैत मत का खंडन 1873 में। अद्वैत मत का खंडन 1873 में। पंच महायज्ञ विधि 1875। वल्लभाचार्य मत खंडन 1875। 1863 में दयानंद ने झूठे धर्मों का खंडन करने के उद्देश्य से पाखंड खंडनी पताका लहराई। वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। नहीं यार, भारतीय अशांति का जन्मदाता तो बाल गंगाधर तिलक को कहा था इन्होंने। वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा है। यहाँ लिखा आर्य समाज का गलत सलत छपा है क्या। 1892-93 में आर्य समाज दो गुटों में बट गया, जिसमें एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी और दूसरा पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था। तो आर्य समाज दो गुटों में बट गया 1892-93 में। एक गुट जो था वो पाश्चात्य यानी वेस्टर्न एजुकेशन का विरोधी था और एक था जो वेस्टर्न एजुकेशन का समर्थन था। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम और मुंशी राम प्रमुख थे। इन लोगों ने 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में हंसराज और लाला लाजपत राय थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज 1889 की स्थापना की। राजनीतिक क्षेत्र में आर्य समाजियों का मानना था कि बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा है। अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। स्मरणीय तथ्य, राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का पिता तथा युगदूत भी कहा गया। तो इतना सारा नाम था राजा राममोहन राय का। राजा राममोहन राय को राय की उपाधि बंगाल के नवाब तथा राजा की उपाधि उत्तरवर्ती मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने प्रदान किया था। तो राममोहन को राय की उपाधि बंगाल के नवाब ने और जो राजा वर्ड दिया है वो उसकी उपाधि उत्तरवर्ती मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने प्रदान किया था। 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। राममोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा तथा 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राममोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र का संपादन किया। फारसी भाषा में उन्होंने मीरातुल अखबार का भी प्रकाशन किया। राजा राममोहन राय ने प्रेसेप्ट्स ऑफ जीसस, एक ईश्वरवादी का उपहार, शांति और खुशहाली का मार्ग नामक पुस्तकों की रचना की। राजा राममोहन राय की मृत्यु के बाद 10 वर्षों तक ब्रह्म समाज को द्वारिकानाथ टैगोर ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। द्वारिकानाथ के बाद देवेंद्र नाथ और फिर आचार्य केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। 1865 में ब्रह्म समाज पहली बार विभाजित हुआ। देवेंद्र नाथ का गुट आदि ब्रह्म समाज तथा आचार्य केशव का गुट जो है वो अपने समाज को भारतीय ब्रह्म समाज कहने लगा। ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन के बाद साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई 1878 ईस्वी में। 1871 में आचार्य केशव की प्रेरणा से मद्रास में श्रीधरालु नायडू ने वेद समाज की स्थापना की, जो कालांतर में दक्षिण ब्रह्म समाज कहा गया। प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में आचार्य केशव की प्रेरणा से 1867 में डॉक्टर आत्मा रांग पांडुरंग और रानाडे महोदय ने किया। आर्य सभा को
आर्य सभा की 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में और 1877 में लाहौर तथा 1878 दिल्ली में स्वामी दयानंद द्वारा स्थापना की गई। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा सर्वप्रथम दयानंद जी ने दिया। एनी बेसेंट ने कहा ऐसा। वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक बताया। तो वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भी भारतीय अशांति का जनक बताया है। यंग बंगाल आंदोलन। नेक्स्ट है यंग बंगाल आंदोलन। बंगाल में इस आंदोलन की शुरुआत विलक्षण प्रतिभा के धनी हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा किया गया। तो बंगाल में इस आंदोलन की शुरुआत विलक्षण प्रतिभा के धनी हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा किया गया। 1809 ईस्वी में जन्मे डेरोजियो 1826 में कलकत्ता एक घड़ी विक्रेता के रूप में आए। घड़ी विक्रेता के रूप में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में डेरोजियो ने इतिहास के शिक्षक के रूप में कार्य किया। कभी कह रहे हैं घड़ी विक्रेता, कभी कह रहे हैं कि इतिहास के शिक्षक के रूप में कार्य किया, पता नहीं क्या किए। अत्यधिक उन्नति और समाज सुधार के लिए डेरोजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना की। तो किसका किसका किया? एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना की। डेरोजियो ने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा और डिबेटिंग क्लब जैसी संस्थाओं की स्थापना की। डेरोजियो ने हेस्पेरस, कलकत्ता साहित्यिक गजट, ईस्ट इंडिया व इंडिया गजट जैसी पत्रिकाओं के संपादन से जुड़े रहे। डेरोजियो ने अपने समर्थकों को सत्य के लिए जीने और मरने, सभी सद्गुणों को अपनाने और उनके अनुसार आचरण करने हेतु प्रोत्साहित किया। सत्य का अनुसरण करने वालों में डेरोजियो की तुलना सुकरात से की जाती है। बंगाल युवा आंदोलन के मुख्य मुद्दे थे प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रहितों की सुरक्षा, सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों का रोजगार दिलाना आदि। डेरोजियो के मुख्य शिष्यों में राम गोपाल घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी एवं महेश चंद्र घोष थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, हमारी जाति के पिता कहा। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद तथा रामकृष्ण मिशन। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद तथा रामकृष्ण मिशन। दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के स्वामी विवेकानंद जी परम शिष्य थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस 1834 से 1886 दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर के पुजारी थे। इन्होंने चिंतन, संन्यास और भक्ति के परंपरागत तरीकों से धार्मिक मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पूर्ण निष्ठा रखने वाले रामकृष्ण सभी धर्मों को सत्य मानते थे। वे मूर्ति पूजा में विश्वास करने के साथ साथ उसे शाश्वत सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्राप्त करने का एक साधन मानते थे। रामकृष्ण परमहंस ने तांत्रिक, वैष्णव और अद्वैत साधना द्वारा निर्विकल्प समाधि की स्थिति प्राप्त की और परमहंस कहलाए। रामकृष्ण ने अपनी भाव समाधियों में देवी माता काली, कृष्ण, ईसा मसीह तथा बुद्ध के दर्शन किए थे। रामकृष्ण करुणा नहीं बल्कि मानव की सेवा को ही ईश्वर के रूप में मानते थे। 1886 में रामकृष्ण की मृत्यु के बाद नरेंद्र नाथ ने अपने गुरु के संदेशों को चारों ओर प्रसारित करने की जिम्मेदारी ली। उन्होंने इस कार्य हेतु अपना जीवन समर्पित करते हुए सांसारिक जीवन से संन्यास ले लिया। संन्यास ग्रहण करने के बाद नरेंद्र नाथ ने समूचे भारतवर्ष का भ्रमण किया और भ्रमण के दौरान मिले अनुभव को व्यक्त करते हुए कहा कि मैं जिस प्रभु में विश्वास करता हूँ वह सभी आत्माओं का समुच्चय है और सर्वोपरि भी मेरा प्रभु पतितों, पीड़ितों तथा सभी प्रजातियों में निर्बलों का रक्षक उद्धारक है। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने भारत का नेतृत्व किया। इस सम्मेलन में जाने से पूर्व ही नरेंद्र नाथ का नाम बदलकर महाराज खेतड़ी के सुझाव पर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया। 11 सितंबर 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में बोलते हुए स्वामी जी ने कहा, जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में लाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर हिंदू धर्म के समान कोई भी धर्म इतने उदात्त रूप में मानव की गरिमा का प्रतिपादन नहीं करता। स्वामी जी के भाषण के बारे में न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि उनको सुनने के बाद हम यह अनुभव करते हैं कि ऐसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। न्यूयॉर्क क्रिटिक ने स्वामी जी भाषण के बारे में लिखा था कि वे ईश्वरीय शक्ति प्राप्त वक्ता हैं
उनके सत्य वचनों की तुलना में उनका सुंदर बुद्धिमत्तापूर्ण चेहरा पीले और नारंगी वस्त्रों से लिपटा हुआ कम आकर्षक नहीं। भाषण के बारे में रोम्यारोला ने लिखा, संसार का कोई भी धर्म मनुष्यता की गरिमा को इतने ऊंचे स्वर में सामने नहीं लाता जितना कि हिंदू धर्म। 1836 में स्वामी जी ने अमेरिका में वेदांत सभाओं की स्थापना की। 1897 में अमेरिका प्रवास से वापस आने के बाद स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो कब की? 1897 में अमेरिका प्रवास से वापस आने के बाद स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसे 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के वेल्लूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पर मुख्यालय खोला गया। तो रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता के वेल्लूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर मुख्यालय खोला गया। रामकृष्ण मिशन में कार्यरत सन्यासी जनसाधारण के कष्टों के निवारण, रोगियों की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, अनाथों की देखभाल आदि के माध्यम से सक्रिय समाज सेवा के प्रगति समर्पित थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मोक्ष संन्यास से नहीं बल्कि मानव मात्र की सेवा से प्राप्त होता है। उनके अनुसार धर्म की चर्चा तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक कि देश से गरीबी और दुखों का निवारण न हो जाए। स्वामी जी ने अपनी पुस्तक मैं समाजवादी हूँ में भारत के उच्च वर्ग से अपने पद और सुविधाओं का परित्याग करते हुए निम्न वर्ग के साथ मेल जोल करने का आह्वान किया। स्वामी जी ने कहा कि जब तक देश में लाखों लोग भूखे तथा ज्ञानी हैं, मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिन्होंने उनकी मेहनत की कमाई से शिक्षा ग्रहण की पर उनकी परवाह नहीं करते। स्वामी जी ने कहा कि मैं ऐसे धर्म या ईश्वर को नहीं मानता जो विधवाओं के आंसू न पोंछ सके या किसी अनाथ को एक टुकड़ा रोटी भी न दे सके। वेद, कुरान तथा सभी धर्म ग्रंथों को अब कुछ समय के लिए विश्राम करने दें। महिलाओं के बारे में स्वामी जी ने कहा कि 500 समर्पित व्यक्तियों के साथ मुझे इस देश को सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे, लेकिन 50 समर्पित स्त्रियों के सहयोग से मैं यह कार्य कुछ ही वर्षों में संपन्न कर सकता हूँ। धार्मिक अंधविश्वासों के बारे में स्वामी जी ने कहा कि हमारा धर्म रसोई घर में है, हमारा ईश्वर खाना बनाने के बर्तन में है। हमारा धर्म है मुझे छुओ मत पवित्र हूँ। हमारा धर्म है मुझे छुओ मत मैं पवित्र हूँ। यदि 1 शताब्दी तक यह और चलता रहा तो हम सब पागल खाने में होंगे। स्वामी जी के अनुसार हम मानवता को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ न वेद हैं, न कुरान है, न ही बाइबल। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा है कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। इंडियन अनरेस्ट के लेखक चिरोल ने विवेकानंद के उद्देश्यों को राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख कारण माना। विवेकानंद की बहन धर्म बहन सिस्टर निवेदिता का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी और एनी बेसेंट। 1875 ईस्वी में मैडम ब्लवात्स्की तथा कर्नल अलकाट ने न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी की स्थापना सभी प्राच्य धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने के उद्देश्य से किया गया था। इस सोसाइटी ने हिंदू धर्म को विश्व का सर्वाधिक गुण और आध्यात्मिक धर्म माना। थियोसॉफी यानी ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और उसके कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत का समर्थन करती है। यह सोसाइटी जाति पाति संप्रदाय या लिंग भेद किए बिना मनुष्य के सार्वभौमिक बंधुत्व का प्रचार करती थी। साथ भारतीयों में राष्ट्रीय गौरव की भावना विकसित करने में भी इस आंदोलन का महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अडेयार मद्रास में अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोला गया। तो ये पूछा जाता है कि 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ खोला गया था? तो अडेयार मद्रास में खोला गया था। अडेयार नाम की जगह है मद्रास में। 1888 में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी। 1893 में एनी जी भारत आई। अलकाट की मृत्यु के बाद 1907 में एनी बेसेंट जी थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बन गई। जो कर्नल अलकाट हैं, जब इनकी मृत्यु हो गई तो 1907 में एनी बेसेंट जी थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा बनी। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी जी ने बनारस में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। यही लाइन तो पूछी थी ROR एग्जाम में।
भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी जी ने बनारस में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। अन्य धार्मिक आंदोलन। धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधा कांत देव ने की। यह एक रूढ़िवादी संस्था थी। तो धर्म सभा थी जिसकी स्थापना राधाकांत देव ने 1830 में की थी। ये एक रूढ़िवादी संस्था थी। इस संस्था के लोग सामाजिक धार्मिक स्तर को यथास्थिति बनाए रखने के समर्थक थे। लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख प्रसिद्ध हुए। व्यवसाय से न्यायाधीश श्री देशमुख को 1880 को गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्य बनाया गया। उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में किया। इस समाज के उपदेश देवशास्त्र नामक पुस्तक में संकलित हैं। राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना शिवदयाल साहिब अथवा स्वामी महाराज तुलसी राम द्वारा 1861 में आगरा में किया गया। मद्रास हिंदू संघ की स्थापना वीरेशलिंगम पुत्तलू द्वारा विधवा महिलाओं की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से किया गया। 1892 में वीरेशलिंगम तथा आर वेंकटरमन द्वारा मद्रास में हिंदू समाज सुधार संघ की स्थापना की गई। सेवा सदन नामक सामाजिक सुधार तथा मानवतावादी संगठन की स्थापना 1885 में बहराम जी मालाबारी पारसी ने की। भारतीय सेवक समाज की स्थापना 1915 में समाज सुधार के उद्देश्य से गोपाल कृष्ण गोखले ने की। भारतीय सामाजिक सम्मेलन राष्ट्रीय की स्थापना 1887 में एम.जी. रनाडे और रघुनाथ राय ने की। इस आंदोलन ने बाल विवाह को रोकने हेतु प्रतिज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। समाज सेवा संघ की स्थापना 1911 में एन.एम. जोशी ने की। इस संघ के सदस्यों में हृदयनाथ कुंजरू शामिल थे, जिन्होंने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की। रहनुमाए मदयासन सभा पारसी सुधार आंदोलन से जुड़ा था। इस संस्था की स्थापना 1851 में नरोजी फरदोंजी, दादा भाई नरोजी तथा एस.एस. बंगाली ने की। सुरेंद्रनाथ ने एस.एस. बंगाली ने की। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था धार्मिक क्षेत्र में विद्यमान रूढ़िवादिता को समाप्त करना, नारी शिक्षा को प्रोत्साहन करना, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध करना आदि। रहनुमाए मदयासन सभा ने रफ्त गुफ्तार सत्यवादी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। मुस्लिम सुधार आंदोलन। नेक्स्ट है मुस्लिम सुधार आंदोलन। 19वीं सदी में इस्लाम धर्म में विद्यमान कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से अनेक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन अस्तित्व में आए। अलीगढ़ आंदोलन तथा सर सैयद अहमद खान। तो पहला है अलीगढ़ आंदोलन तथा सर सैयद अहमद खान। 1857 के विद्रोह में मुसलमानों की सक्रिय भागीदारी के कारण सरकार द्वारा उनके दमन से मुसलमानों की स्थिति छिन्न भिन्न होने लगी। ऐसे समय में ही सर सैयद अहमद खान 1817 से 1898 का पर्दापण हुआ। सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन को ही अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1870 के बाद प्रकाशित डब्ल्यू हंटर की पुस्तक इंडियन मुसलमान में सरकार को यह सलाह दी गई थी कि वह मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिलाएं। इंडियन मुसलमान के सुझावों पर कार्य करते हुए ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद खान को तैयार किया। सर सैयद अहमद खान, जो प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती थे, अब हिंदुओं और कांग्रेस के प्रबलतम शत्रु बन गए। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से उन्हें पाश्चात्य शिक्षा की ओर आकर्षित किया। उन्होंने अपने समर्थकों से ब्रिटिश शासन की अधीनता को स्वीकार करने के लिए कहा। सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम में मौजूद कुरीतियों को दूर करने का भी प्रयास किया। उन्होंने पीरी मुरादी प्रथा को खत्म करने की वकालत की। अपने विचारों का प्रसार सैयद अहमद ने तहजीफ उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका द्वारा किया। सर सैयद अहमद खान ने कुरान पर टीका लिखी तथा परंपरागत टीकाओं की आलोचना करते हुए समकालीन वैज्ञानिक ज्ञान के प्रकाश में अपने विचार व्यक्त किए। 1864 में सर सैयद अहमद ने साइंटिफिक सोसाइटी तथा 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के उद्देश्य से सैयद अहमद खान ने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन किया तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ सैयद अहमद ने देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की। अलीगढ़ आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुकाबले अच्छी स्थिति में स्थापित करने के उद्देश्य से वायसराय लॉर्ड
नॉर्थब्रुक ने 10,000 रुपये का व्यक्तिगत दान भी दिया। देवबंद आंदोलन, नेक्स्ट है देवबंद आंदोलन। मोहम्मद कासिम ननोतवी एवं रशीद अहमद गंगोहो ने 1867 में देवबंद उत्तर प्रदेश में इस्लामी मदरसे की स्थापना की। ये गंगोही भी कहीं कहीं देता है, तो मोहम्मद कासिम ननोतवी एवं राशि अहमद गंगोहो लिखा जो, ये गंगोही भी देता है कहीं कहीं पे। तो इन्होंने 1867 में देवबंद उत्तर प्रदेश सहारनपुर में इस्लामी मदरसे की स्थापना की। इसी मदरसे के से कुरान एवं हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करने तथा विदेशी शासनों के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से दारुल उलूम या देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुई। देवबंद आंदोलन का ही नाम है दारुल उलूम। देवबंद आंदोलन अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। देवबंद स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा व पाश्चात्य संस्कृति का पूर्ण प्रतिबंध था। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद के प्रति देवबंद आंदोलन में घृणा थी, क्योंकि सैयद अहमद ने अंग्रेजों के प्रति निष्ठा जताते हुए धर्मशास्त्रों की नई परिभाषा देने का प्रयास किया था। देवबंद स्कूल के समर्थकों में शिवली नुमानी, आजमगढ़ वाले शिवली नुमानी 1857, 1900, 1914 फारसी और अरबी लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान और लेखक थे। इन्हीं के नाम पे शिवली का नाम है। शिवली नुमानी परंपरागत मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए औपचारिक शिक्षा के स्थान पर अंग्रेजी भाषा तथा यूरोपीय विज्ञान को शामिल करने के समर्थक थे। शिवली महोदय ने 1984 से 85 में लखनऊ में नदवतल उलमा तथा दारुल उलूम की स्थापना की। शिवली नुमानी कांग्रेस के प्रशंसकों में से थे। इन्होंने भारत के प्रति निष्ठा का प्रदर्शन किया। शिवली नुमानी ने कहा कि मुसलमान हिंदुओं के साथ मिलकर ऐसा राज्य स्थापित कर सकते हैं जिसे दोनों समुदाय सम्मान एवं सुखपूर्वक रह सके। नेक्स्ट है अहमदिया आंदोलन की स्थापना 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद 1838 से 1909 ने किया। इस आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों में आधुनिक बौद्धिक विकास के संदर्भ में धर्मोपदेश और नियमों को उदार बनाना था। मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में मसीहा तथा महदी होने के बाद धरती पर हिंदू देवता कृष्ण और ईसा मसीह का अवतार होने का दावा किया। गुलाम अहमद पश्चिमी उदारवाद, ब्रह्म विद्या तथा हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से अत्यधिक प्रभावित थे। 19वीं सदी के सामाजिक सुधार लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1829 में नियम 17 के तहत सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। सती प्रथा पर प्रतिबंध पहले केवल बंगाल में था, लेकिन कालांतर में यह प्रतिबंध मुंबई और मद्रास में भी लागू हो गया। शिशुवध तथा 13वीं सदी में राजपूतों और बंगालियों में प्रचलित थी। जो शिशुवध था वह प्रथा 13वीं सदी में राजपूतों और बंगालियों में प्रचलित थी। 1785 में के बंगाल नियम 21 होगा क्या, ये 21 और 1804 के नियम द्वारा इस क्रूर अमानवीय प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया गया। विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किए। 1855 में विद्यासागर ने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने का अनुरोध किया। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए इनसे पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिम भारत में विष्णु शास्त्री और कर्वे महोदय। 1896 में धोंधो केशव कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। 1906 में कर्वे महोदय ने बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। सब पूछा जाता है। धोंधो केशव कर्वे ने बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की 1906 में। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट, सिविल मैरिज एक्ट द्वारा अंतरजातीय विवाह को मान्यता प्रदान कर दी गई। साथ ही बाल विवाह का विरोध किया गया। 1891 ब्रिटिश सरकार ने एस बंगाली के सहयोग से एज ऑफ कंसेंट पारित किया, जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तिलक ने एज ऑफ कंसेंट का विरोध करते हुए इसे भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप बोला। यही स्टेटमेंट था, यही दोनों स्टेटमेंट था ना पीसीएस के प्री में 2024 में। तिलक ने एज ऑफ कंसेंट का विरोध किया करते हुए इसे भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप मांगा। यही सेम लाइन थी।
1930 में एज ऑफ कंसेंट 1891 को संशोधित 1930 में एज ऑफ कंसेंट जो एक्ट था 1891 को संशोधित कर शारदा एक्ट नाम दिया गया, जिसके अंतर्गत विवाह की आयु को 14 वर्ष लड़की के लिए और 18 वर्ष लड़की निर्धारित किया गया। स्त्री शिक्षा की दिशा में प्रथम प्रयास भारत में ईसाई मिशनरियों ने किया। मिशनरियों के सहयोग से 1819 में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना हुई। जे.ई. बैटन महोदय ने कलकत्ता में 1843 को एक बालिका विद्यालय की स्थापना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु बंगाल में लगभग 35 विद्यालयों की स्थापना की। आधिकारिक तौर पर 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच में पहली बार स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया। प्रोफेसर कर्वे महोदय ने 1916 में पुणे भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। पुणे में, अच्छा, इससे पहले जो हमने 1906 वाला पढ़ा था, कर्वे महोदय ने बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अब 1916 में पुणे में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। दास प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध अंग्रेजी सरकार ने 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा लगा दिया। 1843 में समूचे भारत में दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। श्रीमती एनी बेसेंट ने हिंदू सम्मेलन की स्थापना की। अच्छा, अब यहाँ से नीचे है 20वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार। 20वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार। 20वीं शताब्दी में अखिल भारतीय और प्रांतीय स्तर पर कई सुधार आंदोलनों की शुरुआत हुई। 1930 में बम्बई समाज सुधार की स्थापना हुई। श्रीमती एनी बेसेंट ने हिंदू सम्मेलन की स्थापना की। निम्न जाति आंदोलन। गांधी जी ने अछूतों के उत्थान हेतु कई कार्य किए। सर्वप्रथम इन्हें हरिजन यानी भगवान के सेवक, भगवान के जन का नाम दिया गया तथा इनके कल्याण के लिए 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की, जिसे 1933 में हरिजन सेवक संघ का नाम दिया गया। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हरिजनों के कल्याण एवं अछूतोद्धार हेतु 1924 में अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की तथा 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन किया। बी.आर. सिंधे 1906 ईस्वी में डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी की स्थापना की। दक्षिण भारत में ई.बी. रामास्वामी नायकर ने 1920 में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। सी.एन. मुदालियार, टी.एम. नायर, पी.टी. चेन्नी ने दक्षिण में जस्टिस पार्टी की स्थापना की। 1917 में पहली बार कांग्रेस ने अपनी कार्यसूची में सुधार दलितों को शामिल किया। मार्च 1918 में प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन हुआ। इसी सम्मेलन में प्रथम बार अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी घोषणा पत्र जारी हुआ। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित मूल अधिकारों के घोषणा पत्र में जाति पाति की जगह समानता की बात पहली बार की गई। सत्य शोधन समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा 24 सितंबर 1873 को किया गया। यह आंदोलन दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया। ज्योतिबा फुले ने अपनी गुलामगिरी 1870 पुस्तक का नाम था 1872 गुलामगिरी सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक जिसे सत्य शोधन समाज जैसी पुस्तकों और संगठनों द्वारा निम्न जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। नेक्स्ट है वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम सत्याग्रह के बारे में भी पीसीएस के एग्जाम में पूछा हुआ है। यह आंदोलन केरल में मंदिर प्रवेश को लेकर स्वर्ण और निम्न वर्ग के बीच चलाया गया। सवर्ण लोग निम्न वर्ण जिनमें एझवा और पुलैया शामिल थे के मंदिर प्रवेश के विरोधी थे। 19वीं सदी के अंत तक केरल में नारायण गुरु, एन कुमारन, टी.के. माधवन जैसी बुद्धिजीवी लोगों ने छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई। केरल में वाइकोम त्रावणकोर नामक गांव में मंदिर प्रवेश को लेकर सर्वप्रथम आंदोलन हुआ। श्री नारायण धर्म परिपालन योगक्षेम संगठन ने श्री नारायण गुरु के नेतृत्व में मंदिर प्रवेश का समर्थन किया। वाइकोम सत्याग्रह में के.पी. केशव मेनन ने 1924 मार्च में तथा ई.वी. रामास्वामी नायकर पेरियार ने भी हिस्सा लिया। मार्च 1925 में गांधी जी की मध्यस्थता में त्रावणकोर की महारानी से मंदिर में प्रवेश के बारे में आंदोलनकारियों से समझौता हुआ। फिर है नेक्स्ट गुरुवायूर सत्याग्रह। जो गुरुवायूर सत्याग्रह है वह दलितों और पिछड़ों के मंदिर प्रवेश को लेकर केरल में एक और आंदोलन गुरुवायूर सत्याग्रह के केलप्पण के उकसाने पर शुरू हुआ। 1 नवंबर
1931 को केरल कांग्रेस कमेटी ने अखिल केरल मंदिर प्रवेश दिवस के रूप में मनाया। पी कृष्ण पिल्ले, A.K. गोपालन जैसे नेताओं ने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। 1936 को त्रावणकोर के महाराज से एक समझौता हुआ, जिसके बाद सभी मंदिरों को सभी हिंदू जाति के लिए खोल दिया गया। सामाजिक सुधार अधिनियम एक नज़र में, तो अधिनियम है, वर्ष है, गवर्नर जनरल है, विषय है। तो सती प्रथा प्रतिबंध 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे और विषय था सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध। शिशु वध प्रतिबंध 1785 से 1804, वेलेज अली गवर्नर जनरल थे, शिशु हत्या पर प्रतिबंध। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856, लॉर्ड कैनिंग, विधवा विवाह की अनुमति। नेटिव मैरिज एक्ट 1872, नॉर्थ ब्रुक, अंतरजातीय विवाह। एज ऑफ कंसेंट 1891, लैंड्सडाउन, विवाह की आयु 12 वर्ष लड़की के लिए निर्धारित। शारदा एक्ट 1930, इरविन के समय, विवाह की आयु 18 वर्ष लड़के के लिए निर्धारित। दास प्रथा पर प्रतिबंध 1943, एलन बरो। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दास्ता को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दास्ता को प्रतिबंधित कर दिया गया। धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन, तो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन है, संस्था का नाम है, स्थान है और संस्थापक है। तो इस साइड से पढ़ना शुरू कर रही हूँ मैं। आत्मीय सभा स्थान बंगाल, संस्थापक थे राजा राम मोहन राय और ज्योतिबा फुले। तो आत्मीय सभा बंगाल में राजा राम मोहन राय और ज्योतिबा फुले। ब्रह्म समाज बंगाल, राजा राम मोहन राय। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, डेविड हेयर। आदि ब्रह्म समाज कलकत्ता, केशव चंद्र सेन। साधारण ब्रह्म समाज कलकत्ता, विश्वनाथ शास्त्री। ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया मद्रास, श्री धरालू नायडू। उसके बाद है तत्व बोधनी सभा बंगाल में, देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रार्थना समाज महाराष्ट्र, महादेव गोविंद रानाडे। आर्य समाज बम्बई, स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, जो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज था पूरे भारत में, हंसराज और लाजपत राय ने। गुरुकुल हरिद्वार में स्वामी श्रद्धानंद और मुंशी राम लेखराम। रामकृष्ण मठ, जो रामकृष्ण मठ था, जिसे रामकृष्ण मिशन भी कहते हैं, रामकृष्ण मठ या रामकृष्ण मिशन कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी अमेरिका में मैडम ब्लावत्स्की, क्योंकि न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर था ना। और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो अडयार मद्रास में बना, वो भी मैडम ब्लावत्स्की। सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में एनी बेसेंट। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल अलीगढ़ में सैयद अहमद खान। तो मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो अलीगढ़ में था वो सैयद अहमद खान का था। देवबंद स्कूल सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोली। कहीं गंगोली कहीं गंगोही, पता नहीं मीवा का नाम कितना बिगाड़ेंगे। अहमदिया आंदोलन कादिया पंजाब में, गुलाम अहमद। नामधारी आंदोलन पंजाब, राम सिंह। फिर यहाँ पे है राधा स्वामी सत्संग आगरा में, देवेंद्रनाथ टैगोर। रहनुमाई मजदायसन समाज बम्बई में, नरोजी फरदोंजी, दादा भाई नरोजी, S.S. बंगाली। यंग बंगाल आंदोलन बंगाल में, हेनरी विवियन डेरोजियो। मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी और साइंटिफिक इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन कलकत्ता में, सर सैयद अहमद खान की। फिर से पढ़ती हूँ। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी, साइंटिफिक इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन कलकत्ता में, सर सैयद अहमद खान। राजमुंदरी सामाजिक सुधार आंदोलन दक्षिण में, बीरेश लिंगम। मानव धर्म सभा पश्चिम भारत में, मंचाराम। परमहंस मंडली 19वीं सदी में, गोपाल हरि देशमुख। दीनबंधु सार्वजनिक सभा, ज्योतिबा फुले। विधवा आश्रम पूना में, प्रोफेसर D.K. कर्वे। भारतीय महिला विश्वविद्यालय बम्बई में, प्रोफेसर D.K. कर्वे। वाइकोम सत्याग्रह केरल में, नारायण गुरु, N. कुमारन, T.K. माधवन, K.P. मेनन। तीनों नाम याद रखने हैं। वाइकोम सत्याग्रह केरल में हुआ था, नारायण गुरु, N. कुमारन, T.K. माधवन, K.P. मेनन। गुरुवायूर सत्याग्रह केरल में, K. केरप्पन। अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ 1933 में, महात्मा गांधी। अखिल भारतीय दलित वर्ग B.R. अम्बेडकर की। डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी B.R. सिंधे। आत्मसम्मान आंदोलन दक्षिण में, E.V. रामास्वामी नायकर।
जस्टिस पार्टी दक्षिण में मुदलियार टी.एम. नायकर, पी.टी. चिन्ना। तो जो ये क्या है, आत्मसम्मान आंदोलन जस्टिस पार्टी दक्षिण में मुदलियार टी.एम. नायकर और पी.टी. चिन्ना। किसान विद्रोह और आंदोलन। तो पहला है नील विद्रोह, 1859 से 60 में चला था। नील विद्रोह के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह नील विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। तो बंगाल का जो नील विद्रोह था वो शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर किया करते थे। नील की खेती करने से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान नील मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। नील विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नदिया जिला में स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में हुई। स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती बंद कर दी। 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दीनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। तो 1860 तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। नील विद्रोह को बंगाल के बुद्धिजीवियों, प्रचार माध्यमों, धर्म प्रचारकों और कहीं कहीं छोटे जमींदारों और महाजनों का भी सहयोग प्राप्त हुआ। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेख द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। 1860 में नील आयोग के सुझाव पर जारी की गई सरकारी अधिसूचना, जिसमें उल्लेख था कि रैयतों को नील की खेती करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी प्रकार के विवादों का निपटारा कानूनी तरीके से किया जाए। इसका आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे आंदोलनकारियों को एक बड़ी सफलता मिली। इस विद्रोह या आंदोलन के सफल होने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था किसानों में अनुशासन, एकता, संगठन तथा सहयोग की भावना। नील विद्रोह भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था। कालांतर में भारत के स्वाधीनता संघर्ष में यह सफलता प्रेरणा बन गई। पावना विद्रोह नेक्स्ट है। पावना विद्रोह 1873 से 76 तक चला। 1870 से 1880 के बीच का दशक बंगाल के लिए किसान आंदोलन का दशक था। पावना क्षेत्र, जो पटसन की कृषि हेतु प्रसिद्ध है, कि 50% से अधिक किसानों को 1850 के अधिनियम 10 के द्वारा जमीन पर कब्जे का अधिकार तथा कुछ सीमा तक लगान में वृद्धि के लिए संरक्षण प्राप्त था। पावना के किसानों को अधिनियम 10 द्वारा मिली सुविधाओं के बावजूद भी जमींदारों को शोषण का शिकार होना पड़ा था। 1793 से 1882 के बीच लगान में करीब 7 गुना वृद्धि तथा भूमि की नाप जोख हेतु छोटे मापों के प्रयोग जैसी ज्यादतियों का किसानों को सामना करना पड़ा था। जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध 1873 में पावना जिले के यूसुफ शाही परगने में एक किसान संघ की स्थापना हुई। इस संघ ने किसानों को संगठित करने, लगान न देने, जमींदारों के विरुद्ध मुकदमे के खर्च के लिए चंदा एकत्र करने जैसे कार्य किए। साहूकारों और महाजनों के चंगुल से बचने के लिए 1874 में सिरूर तालुका के करडाह गांव में विद्रोह प्रारंभ हुआ, जो देखते देखते 6 तालुकों के 33 स्थानों तक फैल गया। आंदोलनकारियों का उद्देश्य था साहूकार ऋणदाताओं के पास रखे हुए ऋण पत्रों, डिग्रियों आदि को छीनकर नष्ट करना। साहूकारों के साथ व्यक्तिगत हिंसा का प्रयोग केवल तभी हुआ जब वे दस्तावेजों को बचाना चाहें। 12 मई 1875 को भीमरथी तालुका के सूपा कस्बे में यह आंदोलन हिंसक हो गया। शेष स्थानों पर यह आंदोलन अहिंसक रहा। दक्कन विद्रोह के समय महाजनों का सामाजिक बहिष्कार किया गया, जिसके अंतर्गत उनकी दुकानों से सामान खरीदने, उनके खेत को जोतने आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
बुलोटीदार जिसे गांव की प्रजा भी कहा जाता था में नाई, धोबी, बढ़ई, मोची तथा लुहार शामिल थे, जो जमींदारों के कार्य करने से रोका गया। दक्कन विद्रोह के समय सामाजिक बहिष्कार का आंदोलन पूना, अहमदाबाद, शोलापुर एवं सतारा जिले तक फैला था। सरकार द्वारा इस विद्रोह के कारणों और प्रकृति को जांचने के लिए नियुक्त आयोग ने गरीबी और इसके परिणाम स्वरूप किसानों की ऋणग्रस्तता को ही विद्रोह का एकमात्र कारण बताया। आयोग की सिफारिश पर सरकार द्वारा पारित कृषक राहत अधिनियम 1873 व्यवस्था दी गई कि सिविल प्रोसीजर के क्रियान्वयन के अंतर्गत किसानों की जमीनों को जब्त नहीं किया जाएगा। पावना के अलावा यह विद्रोह ढाका, मेमनसिंह, बिदुरा, बाकरगंज, फरीदपुर, बोगुरा और राजशाही में भी फैल गया। पावना विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी इसका कानून के दायरे में रहना। किसानों की यह लड़ाई केवल जमींदारों से थी। आंदोलनकारियों का नारा था कि हमें महारानी सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। पता नहीं क्या भाषा लिखी है। सरकार ने भारतीय दंड संहिता के दायरे में ही इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। अंग्रेज लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने पावना विद्रोह का समर्थन किया। इस आंदोलन की एक विशेषता यह भी थी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलनरत रहे। सांप्रदायिक सौहार्द का यह एक अनूठा उदाहरण था। बंगाल के बुद्धिजीवी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय तथा आर.सी. दत्त ने पावना आंदोलन का समर्थन किया। इंडियन एसोसिएशन के सदस्य सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और द्वारका नाथ गांगुली आदि ने किसानों की रक्षा हेतु अभियान चलाया। पावना आंदोलन के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय तथा शुभपाल थे। दक्कन विद्रोह 1874 से 75। दक्कन का विद्रोह था 1874-1875। महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर के दक्कन जिलों में किसानों ने साहूकारों के खिलाफ विद्रोह किया। 1867 में सरकार द्वारा लगान की दर में 50% वृद्धि कर देने तथा कई वर्ष से लगातार फसल के खराब होने के कारण किसानों को लागत की अदायगी हेतु साहूकारों पर निर्भर होना पड़ा। दक्कनी साहूकारों में अधिकांश बाहरी मारवाड़ी तथा गुजराती थे, जिनसे लगान अदायगी के लिए किसानों को कर्ज लेना होता था। कर्ज देने के बदले साहूकार किसानों के घर और जमीन को रेहन रखते थे। इस तरह किसान बिल्कुल महाजनों के चंगुल में होता था। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह। मोपला लोग केरल के मालाबार क्षेत्र में रहने वाले इस्लाम धर्म में धर्मांतरित अरब और मलयाली मुसलमान थे। तो रियल में ये लोग अरब और मलयाली मुसलमान थे, लेकिन इन्होंने इस्लाम धर्म से धर्मांतरण कर लिया था। अधिकांश मोपला छोटे किसान या छोटे व्यापारी थे, जो अपनी गरीबी और अशिक्षा के कारण थंगल कहे जाने वाले काजियों और मौलवियों के प्रभाव में थे। मोपला किसान मालाबार के हिंदू नंबूदरी जो मोपला किसान थे वो मालाबार के हिंदू नंबूदरी एवं नायर उच्च जाति भूस्वामियों के बटाईदार या आसामी काश्तकार थे। तो जो नंबूदरी है वो केरल की ऊंची जाति है, नायर भी ऊंची जाति है, और भूस्वामियों के बटाईदार या असामी काश्तकार थे। नंबूदारी और नायर जैसे उच्च जाति के भूस्वामियों को शासन, पुलिस और न्यायालय से संरक्षण प्राप्त था। मोपला या मोपल्ला विद्रोह इसलिए सांप्रदायिक हो गया क्योंकि अधिकांश जमींदार या भूस्वामी हिंदू थे और काश्तकार अधिकांश मुसलमान थे। मोपला विद्रोह 19वीं शताब्दी में अत्यधिक आत्मघाती हो गया क्योंकि इन मोपलाओं के मन में यह भावना घर कर गई थी कि जो मोपला लड़ते हुए मारा जाएगा वह अहदियों की तरह सीधे स्वर्ग जाएगा। 19वीं सदी में 1836 से 54 के बीच मोपलाओं के 22 विद्रोह हुए, जो मुख्यतः दक्षिणी मालाबार के इनाइडू और वल्लनाडु तालुकों में हुआ। कुछ इतिहासकारों के अनुसार 19वीं सदी का मोपला विद्रोह ग्रामीण आतंकवाद का एक विशिष्ट उदाहरण था, जिसकी जड़ें स्पष्टतः कृषि व्यवस्था में थी। यह मोपला विद्रोह का प्रथम चरण था। 1921 ईस्वी में द्वितीय मोपला विद्रोह हुआ, जिसके कारणों में कृषिजन्य असंतोष था, लेकिन कालांतर में असहयोग आंदोलन के स्थगित किए जाने पर इस आंदोलन ने सांप्रदायिक राजनीतिक स्वरूप धारण कर लिया। 1921 में केरल के मालाबार जिले में काश्तकारों ने जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1920 में मंजेरी में हुए मालाबार कांग्रेस सम्मेलन ने इस आंदोलन को उकसाया।
खिलाफत आंदोलन के नेता शौकत अली गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मुपला विद्रोह का समर्थन किया। 15 फरवरी 1921 को सरकार ने इस क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर खिलाफत तथा कांग्रेस के नेता यू गोपाल मेनन, पी मोइनुद्दीन कोया, याकूब हसन तथा के माधवन नायर को गिरफ्तार कर लिया। मुसलमानों के धार्मिक गुरु तथा स्थानीय नेता अली मुस्लियार को गिरफ्तार करने के प्रयास में मस्जिदों पर छापे मारे गए। परिणामस्वरूप पुलिस को विद्रोहियों के आक्रामक तेवर का सामना करना पड़ा। कई विद्रोही मारे गए। मुपला विद्रोह की उग्रता को देखते हुए सरकार ने सैनिक शासन की घोषणा कर दी। परिणामस्वरूप मुपला विद्रोह को कुचल दिया गया। नेक्स्ट है फड़के आंदोलन। 1879 के करीब महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का उदय हुआ, जिन्होंने महाराष्ट्र में बुद्धिजीवियों के सचेत राष्ट्रवाद तथा जनसाधारण के जुझारू राष्ट्रीयता के बीच सामंजस्य स्थापित किया। फड़के को आंदोलन के लिए प्रेरित करने वाले कारण थे महादेव गोविंद रानाडे का धन के बहिर्गमन पर दिया गया व्याख्यान तथा 1876-77 में पश्चिमी भारत में पड़ने वाले भयंकर अकाल। इन घटनाओं ने फड़के को भावनात्मक रूप से प्रभावित किया। फड़के ने रामोसी तथा महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसानों के सहयोग से एक संगठन बनाया, जिसके सहयोग से उसने डकैतियां डालकर धन एकत्र किया, संचार व्यवस्था को तहस नहस करना, विद्रोह करना आदि को अपना लक्ष्य बनाया। फड़के ने हिंदू राज्य की स्थापना का नारा दिया। इनके आंदोलन से स्पष्ट क्रांतिकारी आतंकवाद का पूर्वाभास मिलता है। 1880 में फड़के को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, जहां 3 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई। फड़के की मृत्यु के बाद रामोसियों का गिरोह 1887 तक दौलता रामोसी के नेतृत्व में सक्रिय रहा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुए किसान आंदोलन का स्वरूप 1858 के बाद के किसान आंदोलन की सबसे बड़ी शक्ति किसान थे, जिन्होंने अपनी मांगों के लिए सीधे लड़ाई शुरू की। इनके दुश्मन थे बागान मालिक, जमींदार तथा महाजन। इस समय का किसान आंदोलन निश्चय ही किसानों के सामाजिक उत्पीड़न के विरुद्ध क्रोध का प्रस्फुटन मात्र था। अपनी पारंपरिक जीवन शैली पर जोर तथा उसे सुरक्षित रखने के उत्कट इच्छा ने किसानों के विद्रोह के लिए मजबूर किया। इस समय का किसान आंदोलन किसी बदलाव या परिवर्तन के लिए न होकर केवल यथास्थिति को बनाए रखने के लिए था। अधिकांश काश्तकार आंदोलन के पीछे बेदखली तथा लगान की अधिकता ही कारण था। 1858 के बाद के किसान आंदोलन के प्रति सरकार का रवैया भी उदार था। 1858 से पूर्व हुए किसान आंदोलन तथा आदिवासी विद्रोहों की सरकार ने प्रत्यक्ष चुनौती देकर कुचल दिया था, लेकिन 1858 के बाद सरकार ने किसानों के प्रति समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाकर उनके आंदोलन की सफलता में आंशिक सहयोग दिया। इस समय का किसान आंदोलन के प्रति सरकार इसलिए समझौतावादी भी थी क्योंकि इन आंदोलनों ने सरकार को चुनौती नहीं दी थी। तो इस समय के जो किसान आंदोलन थे उसके प्रति सरकार इसलिए समझौतावादी थी क्योंकि इन आंदोलनों ने सरकार को चुनौती नहीं दी थी। उसके बाद है 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन। 20वीं शताब्दी के किसान आंदोलन 1858 से 1914 के बीच हुए किसान विद्रोह एक दूसरे से असंबद्ध या बिखरे हुए थे। किसान संघर्ष एवं आंदोलनों को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ने का श्रेय मुख्य रूप से महात्मा गांधी को जाता है। उनके नेतृत्व में भी भारतीय जनमानस अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ओर अग्रसर हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में 2 प्रारंभिक सफल किसान आंदोलनों ने गांधी जी को राष्ट्रीय मंच के केंद्र में ला दिया। भारत में गांधी जी के नेतृत्व में किया गया प्रथम किसान सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में चंपारण बिहार के किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने एक करार कर रखा था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपने कृषिजन्य क्षेत्र के 3/20वें भाग यानी 3/20वें भाग पर नील की खेती करनी होती थी। इस पद्धति को 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। 19वीं सदी के अंतिम दिनों में रासायनिक रंगों की खोज और उसके प्रचलन से नील के बाजार में गिरावट आने लगी, जिससे नील बागान मालिक चंपारण क्षेत्र के अपने नील कारखानों को बंद करने लगे। करार या समझौते जो किसानों से किया गया था से मुक्त करने के लिए अंग्रेज बागान मालिकों ने भारी लगान की मांग की। परिणाम स्वरूप विद्रोह शुरू हुआ। 1917 में चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व गांधी को सौंपने के लिए लखनऊ में उनसे मुलाकात की।
गांधी जी के चंपारण पहुंचने पर वहां के प्रशासन ने उन्हें जिला छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने सत्याग्रह की धमकी दे डाली, जिससे डरकर आदेश वापस ले लिया गया। सत्याग्रह भारत में प्रयोग का गांधी जी द्वारा किया गया यह प्रथम प्रयास था। चंपारण में गांधी जी के द्वारा सॉरी चंपारण में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जेबी कृपलानी भी थे। पूछा जाता है कि चंपारण में गांधी जी के साथ कौन कौन थे। राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जेबी कृपलानी भी थे। ज्यूडिथ ब्राउन ने अपनी पुस्तक गांधीज राइज टू पावर में राजेंद्र प्रसाद, एस एन सिन्हा और जेबी कृपलानी को सब कॉन्ट्रैक्टर्स कहा है। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में किसानों की एकजुटता को देखते हुए सरकार ने जुलाई 1917 में मामले की जांच के लिए एक आयोग स्थापित किया, जिसके सदस्यों में गांधी जी भी शामिल थे। आयोग की सलाह पर सरकार ने 3 पद्धति को समाप्त घोषित करते हुए किसानों को अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% भाग वापस कर दिया गया। 1917 के बाद किसान घटी हुई दर पर वसूल की जाने वाली शहरवेशी नामक कर देने से इनकार कर देते थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918। गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने सरकार के विरुद्ध बढ़ी हुई लगान की वसूली के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन किया। 1917-18 में फसल खराब होने के बाद भी खेड़ा के किसानों से लगान की वसूली की जा रही थी। खेड़ा के कुनबी पाटीदार किसानों ने सरकार से लगान में राहत की मांग की, लेकिन कोई रियायत न मिली। खेड़ा के किसानों का सहयोग गांधी जी ने इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल के साथ किया। उन्होंने किसानों को लगान न अदा करने का सुझाव दिया। लगान न अदा करने का पहला नारा खेड़ा के कापड़गंज तालुके में स्थानीय नेता मोहन लाल पांडे ने दिया। गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन की बागडोर 22 मार्च 1918 को संभाली। गांधी जी के सत्याग्रह के आगे लाचार सरकार ने इस आशय का गोपनीय दस्तावेज जारी किया कि लगान उसी से वसूले जाएं जो देने में समर्थ हो। तो गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन की बागडोर 22 मार्च 1918 को संभाली। गांधी जी के सत्याग्रह के आगे लाचार सरकार ने इस आशय का गोपनीय दस्तावेज जारी किया कि लगान उसी से वसूला जाए जो देने में समर्थ हो। गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन सफल रहा। खेड़ा में ही गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत की। नेक्स्ट है अवध किसान सभा। अवध किसान सभा अवध के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसानों को जमींदारों और तालुकादारों के शोषण के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं ने किया। गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयत्नों ने फरवरी 1918 में अवध में उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया। उत्तर प्रदेश किसान सभा ने शीघ्र ही शोषण के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया। प्रतापगढ़ के एक जिले में नाई धोबी बंद जमींदारों तालुकदारों का सामाजिक बहिष्कार नामक आंदोलन चलाया गया। उत्तर प्रदेश किसान सभा को शक्तिशाली बनाने में बाबा रामचंद्र, झिंगुरी पाल सिंह, दुर्गापाल सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे, जिन्होंने एक सन्यासी के रूप में रामचरितमानस का पाठ कर किसानों में गौरव की भावना को जागृत किया। भूस्वामियों के विरुद्ध किसानों को संगठित करने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। 1920 में बाबा रामचंद्र की मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई। बाबा ने जवाहरलाल नेहरू और गौरीशंकर से किसानों की दुर्दशा का अवलोकन करने को कहा। 1920 में उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ गया। 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र के प्रयास से अवध किसान सभा का गठन किया गया। इस आंदोलन को शक्तिशाली बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, गौरीशंकर, माता बदल पांडे, देव नारायण पांडे, केदारनाथ आदि ने कार्य किया। अवध किसान सभा ने किसानों से बेदखली, भूमि न जोतने तथा बेगार न करने की अपील की। प्रतापगढ़ का रूर गांव इस समय के किसान आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। रायबरेली, सुल्तानपुर और फैजाबाद किसान विद्रोहों के प्रमुख केंद्र थे। विद्रोहियों ने बाजारों, मकानों, खलिहानों, साहूकारों से संबंधित आदि में लूटपाट की। 1921 के अंत तक और 1922 के प्रारंभ तक किसान आंदोलन हरदोई, बहराइच और सीतापुर में एका आंदोलन के रूप में चलता रहा। एका आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया।
आंदोलन का मुख्य मुद्दा स्वीकृत लगान से 50% अधिक लगान वसूलना था। आंदोलन अन्य किसान आंदोलनों से इस मामलों में भिन्न था कि इसमें काश्तकारों के साथ छोटे स्तर के जमींदार भी शामिल थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था, इसलिए कालांतर में यह आंदोलनकारी अलग थलग पड़ गए। 1 मार्च 1922 को सरकार ने विद्रोहियों से निपटने के लिए देशद्रोही बैठक अधिनियम पारित किया और आंदोलन को कुचलने में सफल रही। बारदोली सत्याग्रह नेक्स्ट है। बारदोली सत्याग्रह 1928। बारदोली सत्याग्रह 1928 सूरत गुजरात के बारदौली तालुके में 1928 में किसानों द्वारा लगान न अदायगी का आंदोलन चलाया गया। गुजरात के किसान आंदोलन में कुनबी पाटीदार जातियों के भूस्वामी किसानों ने ही नहीं बल्कि कालीपराज माने काले लोग जनजाति के लोग ने भी हिस्सा लिया। कालीपराज जनजाति की स्थिति बदतर थी। उन्हें हाली पद्धति के अंतर्गत उच्च जातियों को यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करना होता था, जिसके बदले उन्हें जीने भर का भोजन और तन ढकने भर का कपड़ा मिलता था। बारदौली के मेहता बंधुओं कल्याण जी और कुंवर जी और दयाल जी, ये मेहता बंधु ने किसानों के समर्थन में 1922 से ही आंदोलन चलाया हुआ था, लेकिन कालांतर में कपास की कीमत गिरने के बाद भी बम्बई सरकार द्वारा लगान में 30% की वृद्धि कर देने के बाद मेहता बंधुओं ने लगान अदायगी रोक नामक सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी वल्लभ भाई पटेल को प्रदान किया। 1927 में कालीपराजाओं के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए महात्मा गांधी ने कालीपराजाओं को रानी पराज वनवासी की उपाधि प्रदान की। 4 फरवरी 1928 को बारदौली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने संभाला। बढ़ी हुई लगान के विरुद्ध सरकार को पत्र लिखकर पटेल ने जांच कराने की मांग की। पटेल द्वारा लगान न अदायगी हेतु किसानों को संगठित किए जाने के बाद किसानों ने हिंदू मुस्लिम गीता और कुरान पर हाथ रखकर लगान न देने की कसम खाई। कांग्रेस ने नरमपंथी गुट ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों की मांग की जांच करवाने का अनुरोध किया। बारदौली किसान आंदोलन के समर्थन में बम्बई विधान परिषद के भारतीय नेताओं ने त्यागपत्र दिया। आंदोलन के बारे में ब्रिटेन की संसद में भी बहस हुई। वायसराय इरविन ने भी मुंबई के गवर्नर विल्सन को मामले को शीघ्र निपटाने का निर्देश दिया। सरकार ने ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल को बारदौली मामले की जांच का आदेश दिया। जांच रिपोर्ट में बढ़ी हुई 30% लगान को अवैध करार दिया। सरकार ने लगान को घटाकर 6.03% कर दिया। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली का सफल किसान आंदोलन संपन्न हुआ। गांधी जी ने आंदोलन की सफलता पर कहा कि बारदौली संघर्ष चाहे जो कुछ भी हो, यह स्वराज की प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं है, लेकिन इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश हमें स्वराज के करीब पहुंचा रही है। बारदौली सत्याग्रह के समय ही यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। तेभागा आंदोलन है नेक्स्ट। तेभागा आंदोलन 20वीं सदी के पूर्वार्ध का यह किसान आंदोलन बंगाल का सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था। इस आंदोलन द्वारा बटाईदारों ने यह मांग की कि उन्हें उपज का तिभागा अर्थात 1/3 भाग प्रदान किया जाए। यह जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था, जिसे कंपा राम और भवन सिंह जैसे नेताओं के नेतृत्व प्रदान किया। बंगाल भू राजस्व अथवा फ्लाउड कमीशन से प्रेरित यह आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति तक चलता रहा। अखिल भारतीय किसान सभा 1918 में स्थापित संयुक्त प्रांतीय किसान सभा ने 1920-21 में अवध के कुछ जिलों में शक्तिशाली किसान आंदोलन चलाया। तो 1918 में स्थापित संयुक्त प्रांतीय किसान सभा ने 1920-21 में अवध के कुछ जिलों में शक्तिशाली किसान आंदोलन चलाया। 1928 में आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना हुई। 1928 में आंध्र प्रांतीय रैयत सभा की स्थापना हुई। 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार किसान सभा की स्थापना की। उड़ीसा में मालती चौधरी ने उत्कल प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। बंगाल में टेनेंसी एक्ट को लेकर अकराम खां, अब्दुल रहीम, फजलुल्लाह के प्रयासों से 1929 कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद 11 अप्रैल 1936
11 अप्रैल 1966 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की। आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अग्रणी नेता एनजी रंगा को किसान एनजी नहीं एनसी रंगा है एनजी रंगा नाम है ना एनजी रंगा को किसान सभा का महासचिव नियुक्त किया गया। फैजपुर में कांग्रेस सम्मेलन के समय उसके समानांतर होने वाले अखिल भारतीय किसान आंदोलन की अध्यक्षता एनजी रंगा ने की। देखो यहाँ से ही रखा है एनजी रंगा। इस सम्मेलन में भू राजस्व की दर को 50% कम करने तथा किसान संगठनों को मान्यता देने की मांग रखी गई। अखिल भारतीय किसान सभा को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले अन्य नेता थे राम मनोहर लोहिया, सोहन सिंह जोश, इंदुलाल याग्निक, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव तथा कमल सरकार। अन्य किसान आंदोलन। वर्ली विद्रोह। वर्ली विद्रोह मुंबई से कुछ दूर पर स्थित वर्ली आदिम जाति के लोगों द्वारा साहूकारी जंगल के ठेकेदारों, धनी किसानों एवं भूस्वामियों के विरुद्ध किया। 1945 में हुई वर्ली विद्रोह को किसान सभा का समर्थन प्राप्त था। नहर टैक्स देने के विरोध में बर्दवान यानी बंगाल के किसानों ने बंकिम मुखर्जी के नेतृत्व में आंदोलन किया। पूरा पढ़ देती हूँ, फिर ये इसको बॉक्स को पढ़ती हूँ। 1938 में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना निदुबोल में की गई। चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध बिहार और बंगाल में किसानों ने आंदोलन चलाया। उत्तरी बंगाल में हाट टोला आंदोलन चलाया गया, जो हाट साप्ताहिक बाजार में भूस्वामियों द्वारा किसानों से लिए जाने वाले करों के विरुद्ध था। पंजाब में भी इस समय राष्ट्रवादी गतिविधियों का केंद्र रहा। अकाली कार्यकर्ताओं ने 1937 में पंजाब किसान समिति की स्थापना की। पंजाब के प्रमुख किसान नेताओं में शामिल थे बाबा सोहन सिंह, बीपीएल बेदी, बाबा ज्वाला सिंह, बाबा रूर सिंह, मास्टर सिंह आदि। अब यहाँ पढ़ते हैं 20वीं सदी के प्रमुख किसान आंदोलन। 20वीं सदी के प्रमुख किसान आंदोलन और संगठन। आंदोलन, संगठन, विद्रोह, संस्थापक, अध्यक्ष, नेता और वर्ष दिया है। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी 1917। खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी 1918। उत्तर प्रदेश किसान सभा गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय 1918। अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र 1920। एका आंदोलन मदारी पासी 1921 और 22। बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल 1928। आंध्र प्रांतीय रैयत सभा या बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929। उत्कल प्रांतीय किसान मालती चौधरी 20वीं सदी में। तो उत्कल प्रांतीय किसान सभा जो बना था वो मालती चौधरी संस्थापक थी और 20वीं सदी में बना था। कृषक प्रजा पार्टी अकरम खान, अब्दुल रहीम खान, फजलुल हक कब हुआ था? 1929 में। प्रथम भारतीय किसान निदुबोल 1938। प्रथम भारतीय किसान स्कूल निदुबोल संस्थापक थे 1938। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती 1936। तेभागा आंदोलन कंपाराम भवन सिंह 1946। वर्ली विद्रोह 1945 में। तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में 1945 से 51 के बीच में। भारत का मजदूर आंदोलन। भारत में मजदूर संघ का अस्तित्व 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आधुनिक उद्योगों की स्थापना के बाद शुरू होता है। रेलवे का निर्माण इस दिशा में प्रथम कदम था। आधुनिक उद्योगों के उदय के साथ ही कारखानों में अनेक बुराइयों जैसे काम के अधिक घंटे, आवास की असुविधा, कम वेतन, अत्यधिक असुरक्षा आदि देखने को मिली। कारखानों में सुधार हेतु प्रथम प्रयास समाज सेवी संस्थानों द्वारा किया गया। 1877 में नागपुर स्थित एम्प्रेस मिल के मजदूरों ने अपने वेतन की दरों के विरुद्ध हड़ताल का आयोजन किया। 1878 में सोराबजी सपूर जी बंगाली ने बम्बई विधानसभा में श्रमिकों की कार्यावधि के बारे में एक विधेयक पेश करना चाहा, लेकिन असफल रहे। 1870 में बंगाल के शशिपाद बनर्जी ने मजदूरों का एक क्लब स्थापित किया और भारत श्रमजीवी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। 1890 में NM लोखंडी महोदय ने बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे आंशिक रूप से भारत का पहला मजदूर संघ माना जाता है। कामगार हितवर्धक सभा 1909, सामाजिक सेवा संघ 1911, कलकत्ता मुद्रक संघ 1905, भारतीय रेल कर्मचारी एकीकृत सोसाइटी 1897 आदि प्रारंभिक मजदूर आंदोलन से जुड़ी संस्थाएं थी। तो कौन कौन सी थी? कामगार हितवर्धक सभा 1909,
सामाजिक सेवा संघ 1911, कलकत्ता मुद्रक संघ 1905, भारतीय रेल कर्मचारी एकीकृत सोसाइटी 1897 आदि प्रारंभिक मजदूर आंदोलन से जुड़ी संस्थाएं थी। प्रारंभिक दिनों में राष्ट्रवादी नेताओं का रुख मजदूर आंदोलन के प्रति उदासीनता का था। उदासीनता का कारण साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन था, जो अपने पहले चरण में था। राष्ट्रवादी नेता इस समय केवल उन्हीं मुद्दों से लड़ना चाहते थे जिसमें समूचे देश की भागीदारी हो। 1881 और 1891 के कारखाना अधिनियमों का राष्ट्रवादी अखबारों और राष्ट्रवादी नेताओं ने इसलिए आलोचना की कि उन्हें इस बात की आशंका थी कि सरकार इन अधिनियमों द्वारा ब्रिटिश उत्पादों का कल्याण करना चाह रही है और भारतीय उत्पादों को भारत बाजार से गायब करना चाह रही है। चूंकि राष्ट्रवादी नेता तीव्र औद्योगिकरण के पक्षधर अधिकांश थे, इसलिए औद्योगिकरण के इस दौर में श्रम कानूनों को व्यवधान नहीं बनाना चाहते थे। इस समय का एकमात्र समाचार पत्र मराठा, जो तिलक ही मिल मजदूरों की रियायतों के लिए वकालत करता था। मजदूर वर्ग की प्रथम संगठित हड़ताल ब्रिटिश स्वामित्व वाली रेलों में हुआ। 1899 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला में कार्यरत श्रमिकों ने कम मजदूरी और अधिक कार्यविधि के कारण हड़ताल कर दी। मजदूर आंदोलनों पर 1903 से 1908 के बीच चले स्वदेशी आंदोलन का सकारात्मक प्रभाव पड़ा। स्वदेशी के प्रमुख नेताओं में अश्वनी कुमार दत्त, प्रभात कुमार राय चौधरी, अपूर्व कुमार घोष ने मजदूर आंदोलन को अपना सहयोग प्रदान किया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के दिन मजदूरों ने समूचे बंगाल में हड़ताल रखी। 22 जुलाई 1908 को बाल गंगाधर तिलक को 8 वर्ष की सजा होने के बाद तत्कालीन बंबई के कपड़ा मजदूर लगभग एक सप्ताह तक हड़ताल पर रहे। मजदूरों की यह हड़ताल उस समय की सबसे बड़ी राजनीतिक हड़ताल थी। बीपी वाडिया द्वारा गठित मद्रास मजदूर संघ 1918 भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन था। 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना तथा ILO में भारत की सदस्यता एवं राष्ट्रवादियों के असहयोग आंदोलन ने भारत में एक अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के रूप में सामने आया। 1920 में MN जोशी, जोसेफ बैप्टिस्ट तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना हुई। इम्पोर्टेंट है, 1920 में MN जोशी, जोसेफ बैप्टिस्ट, लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक की स्थापना हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय हुए। कई बार पूछा हुआ ये क्वेश्चन कि अखिल भारतीय जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस है उसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय हुए। 1920 में यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाला जी ने साम्राज्यवाद और सैन्यवाद को पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा कहा। लाला जी ने साम्राज्यवाद और सैन्यवाद को पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा कहा। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पहली बार श्रमिकों के संगठनों, उनकी न्यायोचित मांगों तथा उनके संघर्ष के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस का जो गया अधिवेशन 1922 में हुआ था, श्रमिकों को संघबद्ध करने के लिए एटक के साथ कांग्रेस ने सहयोग करने का निर्णय लिया। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं ने एटक की अध्यक्षता की थी: लाला लाजपत राय, CR दास, CF एंड्रयूज, JM सेनगुप्त, सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। इसी संगठन द्वारा गांधी जी ने मजदूरों के लिए मध्यस्थता करने तथा अपने प्रसिद्ध ट्रस्टीशिप दर्शन का उल्लेख किया। वामपंथी विचारधारा के कारण 1926-27 में एटक का विभाजन हो गया। MN जोशी के नेतृत्व में 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई। 1929 में एटक से पृथक हुए साम्यवादी नेता देश पांडे ने लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस के अंदर 1934 में गठित समाजवादी कांग्रेस दल के प्रयासों से विभाजन एटक में पुनर्एकता कायम हो गई। तो इसके बारे में पूछा हुआ है, जो ये लिखा है ना समाजवादी कांग्रेस दल, ये जो समाजवादी कांग्रेस दल है इसके बारे में PCS प्री 2024 में पूछा हुआ था। तो कांग्रेस के अंदर 1934 में गठित समाजवादी कांग्रेस दल के प्रयासों से विभाजित एटक में पुनः एकता कायम हो गई। कांग्रेस के अंदर वामपंथी विचारधारा वाले नेता जैसे श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, पूरन चंद्र जोशी तथा मोहन सिंह जोश ने कामगार किसान पार्टी की स्थापना की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कांग्रेस ने मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव हैं
का नारा दिया। 1930 से 36 के बीच मजदूर आंदोलन कमजोर हुआ। 1934 से 34 में शुरू हुए द्वितीय सविनय अवज्ञा में आंदोलन में मजदूरों की भागीदारी बहुत कम रही। 1937-39 में प्रांतों में बनी कांग्रेस सरकारों के सहयोग से फिर मजदूर आंदोलन जोर पकड़ा। 3 सितंबर 1939 को शुरू हुए द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में बंबई के मजदूरों ने 2 अक्टूबर 1939 को समूचे विश्व में हड़ताल का आयोजन किया, जिसमें करीब 90,000 मजदूरों ने हिस्सा लिया। एम.एन. राय, जो साम्यवादी से अतिवादी लोकतंत्र के नेता बन गए थे, ने सरकार समर्थक श्रमिक दल इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना की। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 9 अगस्त 1942 को गांधी जी की गिरफ्तार कर लिए जाने पर दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, कानपुर, बम्बई, नागपुर, अहमदाबाद, जमशेदपुर, मद्रास, इंदौर, बंगलोर आदि में श्रमिक हड़तालें हुई। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंतिम वर्षों में समूचे देश में आर्थिक मुद्दे को लेकर हुई हड़ताल की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इन हड़तालों में डाक तार विभाग की हड़ताल सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। राष्ट्रवादियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में मई 1947 में एटक से अलग होकर भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस का समाजवादी गुट था, उसने हिंद मजदूर सभा की स्थापना की। कांग्रेस के समाजवादी गुट ने हिंद मजदूर सभा की स्थापना की। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। भारत में वामपंथी आंदोलन का उदय, आधुनिक उद्योगों के विकास, 2 विश्व युद्धों के मध्य काल में भयंकर आर्थिक मंदी तथा रूस में बोल्शेविक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ। मानवेंद्र नाथ राय, नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य ने सोवियत संघ की यात्रा कर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध स्थापित किया। अक्टूबर 1920 में मानवेंद्र नाथ ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में भारतीयों का पहला प्रतिनिधिमंडल लेनिन से मिला। लेनिन ने इस प्रतिनिधिमंडल को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली। 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से संपर्क हुआ। 1920 में ताशकंद में स्थापित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे मानवेंद्र नाथ, ए.टी. राय, अवनी मुखर्जी, रोजा फिटिग्राफ, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफीक आदि। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के उद्देश्य से मानवेंद्र नाथ राय अप्रैल 1922 में भारत आए। इस समय भारत में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने में निम्नलिखित पत्रिकाएं संलग्न थी: दी सोशलिस्ट श्रीपाद अमृत डांगे की, नवयुग मुजफ्फर अहमद की, बंगाल काजी नजरुल की, इनकलाब गुलाब हुसैन पंजाब की, लेबर किसान गजट सिंगार वेलू चेट्टियार मद्रास की, वर्तमान कानपुर, प्राणवीर नागपुर महाराष्ट्र आदि। भारत में साम्यवादी पार्टी की स्थापना की दिशा में प्रयासरत नेताओं को 1924 में सरकार ने गिरफ्तार कर उन पर कानपुर षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया। कानपुर षड्यंत्र केस के अंतर्गत साम्यवादी नेता मानवेंद्र नाथ राय, सिंगार वेलू चेट्टियार, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद अमृत डांगे, गुलाम हुसैन, रामचरण लाल शर्मा आदि पर सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने, क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने, भारत में साम्राज्य का सत्ता को उखाड़ने का आरोप लगाकर मुकदमा चलाया गया। 1921 से 1925 के बीच भारत में अनेक स्थानों पर औपचारिक साम्यवादी गुटों की स्थापना हुई। अंतिम रूप से 1 दिसंबर 1925 को भारत में साम्यवादी दल की स्थापना की घोषणा हुई। 27 दिसंबर 1925 को कानपुर में सत्यभक्त के नेतृत्व में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन हुआ। तो सत्यभक्त के नेतृत्व में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन हुआ। भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता की मांग करने वाली अखिल भारतीय साम्यवादी दल पहली पार्टी थी। इस पार्टी ने घोषणा की कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक साधन है और आर्थिक स्वतंत्रता एक लक्ष्य। 1923-27 के बीच भारत में मजदूर किसान पार्टियों की स्थापना की दिशा में प्रयास किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था मजदूरों, किसानों और नौजवानों में प्रगतिशील राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना। लेबर स्वराज्य पार्टी नाम से भारत की पहली मजदूर किसान पार्टी की स्थापना बंगाल में की गई। मजदूर किसान पार्टी ने कांग्रेस के अंदर एक शक्तिशाली वाम पक्ष बनाने में तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को वाम पक्ष की ओर झुकाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। 1927-29 के बीच मजदूर किसान पार्टी ने भारत में मजदूरों के संघर्ष को उभारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1927 में भारत में पहली बार 1 मई को मई दिवस मनाया गया, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना की सूचक थी। मजदूरों, किसानों, अन्य श्रमजीवी वर्ग में बढ़ रहे साम्यवादी प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल पेश किया। पब्लिक सेफ्टी बिल के कानून बनने पर 1929 में लगभग 31 साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार कर सरकार ने उन पर मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया। 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत जिन पर मुकदमा चलाया गया, उनमें 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रेडले, लेस्टर हिचिनसन भी शामिल थे। मेरठ षड्यंत्र केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए राष्ट्रवादी नेता जवाहरलाल नेहरू, M.A. अंसारी, कैलाशनाथ काटजू, M.C. छागला आदि ने पैरवी की। 1929 के अंतिम चरण में भारतीय साम्यवादियों ने अपने को राष्ट्रीय कांग्रेस से पृथक कर उसे पूंजीपतियों की पार्टी घोषित कर दिया तथा सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू को पूंजीपतियों का एजेंट बताया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन को साम्यवादियों ने भारत में सशस्त्र क्रांति का उचित मार्ग समझा और आंदोलन जो अहिंसक था उसे कई स्थानों पर हिंसक रूप प्रदान कर दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को हिंसात्मक होता देख गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर इरविन से समझौता किया। साम्यवादियों भारत के गांधी इरविन समझौते को राष्ट्रवाद के साथ कांग्रेसी विश्वासघात की संज्ञा दी। साम्यवादियों के भारत में बढ़ रहे प्रभाव से चिंतित ब्रिटिश सरकार ने 1934 में भारतीय साम्यवादी दल पर प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध 1942 तक लगा रहा। 1935 में साम्यवादी दल एक बार फिर कांग्रेस के निकट आया और इस बात को स्वीकार किया कि कांग्रेस भारत की जनता का केंद्रीय जन संगठन है जो साम्राज्यवाद के विरोध में खड़ा है। 1939 में पीसी जोशी ने नेशनल फ्रंट में लिखा कि आज हमारा सबसे बड़ा वर्ग संघर्ष राष्ट्रीय संग्राम है और कांग्रेस इसका मुख्य अंग है। अक्टूबर 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का गठन कांग्रेस के भीतर हुआ। इस दल के मुख्य सदस्य थे, ये पूछा हुआ है पीसीएस के पेपर में इसके बारे में। अक्टूबर 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का गठन कांग्रेस के भीतर हुआ। इस दल के मुख्य सदस्य थे जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कमला देवी चट्टोपाध्याय, गंगा शरण सिंह, यूसुफ मेहराले आदि। बहुत इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के समर्थन के बाद स्थापित कांग्रेस समाजवादी दल का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस के भीतर ही रहकर कांग्रेस के समाजवादी मूल्यों से आबाद करना तथा इसकी बुनियादी नीतियों को बचाए रखना। तो इन नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस ने इसका समर्थन किया था। समाजवादी ही क्यों नामक पुस्तक की रचना जयप्रकाश नारायण तथा समाजवादी एवं राष्ट्रीय आंदोलन नामक पुस्तक की रचना आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। किताबों के नाम भी याद रखने हैं। रामगढ़ में हुए कांग्रेस के अधिवेशन 1940 में एक क्रांतिकारी समाजवादी दल का गठन किया गया। यह संगठन अंग्रेजों के बाद भारत में समाजवाद की स्थापना करना चाहता था। भारतीय बोल्शेविक दल की स्थापना 1939 में बंगाल में की गई। इस दल के संस्थापक सदस्य थे मजदूर नेता एच दत्त मजुमदार, अजीत राय, शिशिर राय तथा विश्वनाथ दुबे। 1937 में मानवेंद्र नाथ राय, लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन तथा सौमेंद्र नाथ टैगोर ने क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 शुरू होने पर भारतीय साम्यवादियों ने इसे लोक युद्ध पीपल्स वॉर की संज्ञा दी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ में साम्यवादियों ने समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस द्वारा सरकार के द्वितीय विश्व युद्ध प्रयासों का समर्थन न करने पर साम्यवादियों ने अपने को आंदोलन से अलग कर लिया। 1946 में हुए नौसेना विद्रोह का साम्यवादियों द्वारा समर्थन किया गया। ब्रिटिश भारत की सरकार द्वारा लाए गए कारखाना अधिनियम है। तो पहला अधिनियम है 1881 में कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था। मुख्य बातें थी 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कार्य करने पर प्रतिबंध, महीने में 4 दिन का अवकाश। 1891 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के काल में सप्ताह में 1 दिन का अवकाश। 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा कारखाना में कार्य करने पर प्रतिबंध, कार्यावधि 11 घंटे प्रतिदिन निश्चित। 1911 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड हार्डिंग के समय पुरुष कार्यावधि 12 घंटे निश्चित। 1922 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड रीडिंग के समय बच्चों की कार्यावधि 7 घंटे प्रतिदिन निश्चित। 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों की कारखाने में कार्य करने की अनुमति। 1934 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड विलिंगटन के काल में मौसमी तथा गैर मौसमी कारखानों में अंतर किया गया।
अल्पायु बच्चों की कार्यावधि 5 घंटे, निश्चित श्रमिकों के चिकित्सा एवं आराम की व्यवस्था। 1944 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में आया था। नियमित कारखानों में श्रमिकों की कार्यावधि 9 घंटे तथा कैंटीन की व्यवस्था की गई। तो 1881 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन, 1891 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन, 1911 का कारखाना लॉर्ड हार्डिंग, 1922 का लॉर्ड रीडिंग और 1934 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड विलिंगटन और 1944 का कारखाना अधिनियम लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में आया था।